गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ प्रियंका और डिम्पी, और ये थे हमारे देश की शान नीरज चोपड़ा। खैर, उन्होंने हमारी देश की शान हमेशा बढ़ाई है और ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आए हैं, लेकिन अब जो एथलेटिक ग्रुप है उसके भी वर्ल्ड नंबर 1 बन जाना, मतलब वाकई में हैंड ऑफ गोल्ड कहते हैं। उनका हाथ जो है, उनके वो प्रभु का आशीर्वाद है। मतलब आप देखिए कि ये भाला कोई मामूली भाला नहीं होता है, बहुत हैवी होता है, राइट। उसको ऐसे फेंकते हैं जैसे छोटा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही टैलेंटेड हैं और देश की शान हमेशा बढ़वाते हैं। इनफैक्ट इस स्पोर्ट में कहीं ना कहीं सब स्पोर्ट को हाईलाइट ही नीरज चोपड़ा ने किया। जी हाँ, सही कह रही हैं जावलिन थ्रो कितना नोन था इंडिया। आप सही कह रही हैं, लेकिन जब से नीरज चोपड़ा, अब तो बहुत सारे, हरियाणा में जानता हूँ एक एकेडमी है जो जावलिन थ्रोअर्स को तैयार कर रही है। और ये बात सही है, जब से इन्होंने गोल्ड जीता ओलंपिक में और ऐसे कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, करेक्ट, युवाओं को एक तरह इंस्पिरेशन मिलता है कि ये भी एक स्पोर्ट्स है। वही क्रिकेट फुटबॉल ही नहीं है दुनिया भर में। करेक्ट। तो ये तो बहुत शानदार खबर है। इसके साथ ये देखिए क्या फिटनेस लेवल है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मजा आ गया। ये खबर बहुत ही शानदार थी, इसीलिए मैंने अभिषेक से कहा आज शो की शुरुआत इस शानदार इंस्पिरेशन खबर से होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो शो की शुरुआत तो हुई, लेकिन देश भर में, दुनिया भर में किस तरह के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, हेडलाइंस में कैप्चर करते हैं, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इनफैक्ट हाँ, मुझे याद है हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ग्लोबल मार्केट्स पहले डिस्कस करिए। देखिए, ग्लोबल मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है। हाँ, सब कुछ तो डेट सीलिंग का इंतजार है। सिर्फ कमेंट्री आ रही है। कल शाम की अगर आप कमेंट्री देखें, कोई ऐसा नहीं है कि धड़ाम से यूएस मार्केट गिर पड़े या एशियन मार्केट तो आज हरे निशान में काफी हद तक, लेकिन यूरोपियन और यूएस मार्केट बहुत गिर नहीं रहे, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। और सबसे अच्छी कमेंट्री आती है येलेन जी से। पैसे खत्म हो रहे हैं, 1 तारीख को क्या होगा, मतलब काफी पैनिक कर रही है। और एक तरफ सब्साइड कर रही है मैकार्थी, वो कहते हैं कि हम डील फाइन ले लेंगे, डील कर देंगे। कल जो बैठक हुई ना प्रेसिडेंट बाइडेन की और मैकार्थी की, उसमें भले ही डेट सीलिंग के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया हो, कोई निश्चित बात नहीं आई है, लेकिन अगर आप कमेंट्री को देखें तो यही कहा है कि अकोमोडेट हो जाएगा। मतलब उन्होंने ढांढस था बांधा है बाजार को। और इसी तरीके से बाजार जो है हालांकि सा फ्लैट, थोड़ा सा कट बंद हुआ, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। कश्करी जी भी कमेंट्री आई। अब तो ये भी आ रही है कि 1-2 रेट हाइक और भी आ सकते हैं। लेकिन बाजार गिर नहीं रहा है बहुत ज्यादा। बाजार गिर नहीं रहा है, बाजार जो है कुछ जानता है ऐसा आगे। अभी तो खैर ऑफ कोर्स रेट हाइक का मामला नहीं है। अभी दूसरी फेड मीटिंग के ऊपर जो डिसीजन होगा, मिनट्स आएंगे, उससे मालूम चलेगा कि रेट हाइक का मामला क्या है। अभी सारा फोकस डेट सीलिंग टॉक्स पे, और मैकार्थी और बाइडेन की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का प्रोग्रेस ही हुआ है, कहीं एक डेडलॉक नहीं है। और इतने बड़े बड़े मैटर्स पे क्या एक बार में रेजोल्यूशन निकल पाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये सारे मैटर्स जो है लंबी इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। डिटेल में फर्क क्या पड़ेगा, कौन से खर्चे काटे जाएं, कहाँ पे एक्सटेंशन किया जाए, तो समय के साथ आ जाएगा। वो देखिए, डिम्पी ने बहुत अच्छे चार्ट दिए हैं। आज नैस्डैक कुछ और ही कह रहा है। डॉलर इंडेक्स 103 के पास चला गया, लेकिन उससे इमर्जिंग मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया में भी पैसा आ रहा है, इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स भी कोई बहुत ज्यादा, थोड़ा सा रिबाउंड कर गई 3.7%, लेकिन अलार्मिंग नहीं है। यूएस मार्केट में नैस्डैक और डाउ और एसएनपी के अगर आप चार्ट्स देखें, एक रेजिस्टेंस जोन में बैंड की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक ब्रेकआउट किया हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी बात यार फोकस अभी कमेंट्री को लेके है, किस ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बाजार देखना चाहता है। चलिए ठीक है, तो ये तो ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े संकेत नहीं निकल कर आ रहे, लेकिन दूसरे डोमेस्टिक मार्केट से और क्या क्या ट्रिगर्स हैं, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये सब कुछ हेडलाइंस में कैप्चर करते हैं। डेट सीलिंग को लेकर फिर बातचीत से अमेरिकी बाजार मिले जुले हुए बंद। दाउ दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला, लेकिन अगस्त 2022 के बाद नैस्डैक ऊपरी स्तरों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 30 अंक बढ़कर 18,350 के पास। चीन, हांगकांग को छोड़कर सभी बाजारों में बढ़त के साथ हो रहा है कामकाज। सप्लाई में कमी और डिमांड में रिकवरी की उम्मीद से कच्चे तेल में हल्की तेजी। ब्रेंट $76 के पार, वहीं सोने में हल्की नरमी। कॉमेक्स पर भाव $1968 के करीब। बीपीसीएल के अच्छे नतीजे। चौथी तिमाही में आय 8% बढ़ी, वहीं श्री सीमेंट के मिले जुले नतीजे। मुनाफा करीब 20% घटा, लेकिन आय में बढ़त।
चौथी तिमाही में पीबी फिनटेक का दमदार प्रदर्शन आए 61% बढ़ी, वहीं फ्यूजन माइक्रो का मुनाफा 7 गुना बढ़ा, ब्याज से आय में भी उछाल। EIH और कैप्री ग्लोबल के भी अच्छे नतीजे, EIH का मुनाफा 4 गुना बढ़ा, वहीं कैप्री ग्लोबल की ब्याज से आय 31% बढ़ी है। लेकिन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों ने किया निराश, मार्जिन्स और मुनाफे पर दिखा दबाव। FNO में बायोकॉन, अशोक लीलैंड, NMDC, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आज। कैश मार्केट में अमारा राजा, MSTC, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थकेयर, तमाम सारे नंबर्स पर नजर। वहीं वेदांता के बोर्ड ने FY24 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड को दी मंजूरी, 18.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया। सन फार्मा पर सिटी बुलिश, खरीदारी की राय के साथ 1225 रुपए का दिया टारगेट। रिपोर्ट में कहा मार्जिन को लेकर चिंता खत्म, नेट रियलाइजेशन में भी सुधार। और फोकस में रहेगा ITI का शेयर, BSNL से करीब 3900 करोड़ रुपए का मिला ऑर्डर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर ग्लोबल मार्केट से कोई खास बड़े ट्रिगर नहीं मिल रहे, लेकिन भारतीय बाजार अपने आप में पूर्ण है कि वो अपने ही तरीके से चलते हुए आपको रेजिस्टेंस की तरफ बार बार लेके जा रहा है। हालांकि रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन फील गुड फैक्टर मार्केट के साथ अभी भी बना हुआ है। अजय, फील गुड फैक्टर बना रहेगा मार्केट का, रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा, बट हाँ बार बार उम्मीद जगती है कि इस बार होगा तो इस बार होगा। डीपी देखिए, हम वापस से बाजार में उसी दहलीज पे आके खड़े हुए हैं। 18,300 के ऊपर मार्केट ने कल क्लोजिंग दी, बहुत ही शानदार रिकवरी। पहले इंट्राडे ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, उसके बाद इस ग्राफ पे आएंगे। तो 18,115 के आसपास जो हम गिरे थे परसों, उसके बाद से रिकवर करते हुए 18,300 के ऊपर आ गए। तो बार बार बाइंग ऑन डिप्स हो रहे हैं। ये देखिए डेज हाई करीब निफ्टी बंद हुआ 18,315 के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी की तरह अगर नजर डालें तो उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। इनफैक्ट बहुत ही फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। बैंक निफ्टी लेके आए डायरेक्टर साहब। तो एग्जैक्टली बाजार में चला क्या? बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ 100 पॉइंट लॉस के साथ। आईटी चला 3 महीने के लोएस्ट लेवल पर रुपया गिर गया है और इसके चलते लॉन्ग आईटी ट्रेड को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। इनफैक्ट तीसरे दिन हम देख रहे थे कि आईटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ। तो ये जारी रह सकता है। स्टॉक बहुत पिट गए थे, वैल्यूएशन सस्ते हो गए थे, वर्स्ट जो है ग्रोथ के मामले सारे फैक्टर इन होते हुए नजर आ रहे थे और मिड कैप आईटी में बहुत सॉलिड तेजी आई। तो बाजार को अगर आप बैंक निफ्टी को साइड में रख दें एक बार, तो बाजार में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं नजर आ रही है। कल आईटी ने बहुत बड़ा हेवी लिफ्टिंग किया, साथ में आपको एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और कुछ ऑटो स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आए। तो बाजार में बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक दिन के अवकाश के बाद एफआईआईज वापस आ गए। एक दिन छुट्टी मनाने गए थे, एफआई की वापस से बाइंग शुरू हो रही है। जब तक एफआई की बाइंग तगड़ी रहेगी, बाय ऑन डिप जारी रहेगा। और आपको खास तौर पे दिखाऊं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। डायरेक्टर साहब एक बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए। पूरे दिन में कोई डिप ही नहीं आया इंट्राडे, डेज हाई की तरफ बंद हुए। एक मामूली डिप आपको फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में मिला था, उसके बाद वन साइडेड मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आइए डायरेक्टर साहब। उससे क्या परहेज, वो भी लेके आइए। ये बता रहा है कि बाजार में बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है हर लेवल का। अब आप कह सकते हैं कि कहीं ये ओवर हीटिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है भाई, तो जब तक लिक्विडिटी चलेगी तो बाजार में पार्टी चलेगी। तो ये वाली बात है इस समय बाजार में। अगर आप देखें नंबर्स वापस से मोमेंटम को अच्छा कर रहे हैं। कल पीबी फिनटेक के नंबर आए, अच्छी कमेंट्री दी, लगातार आपको कमेंट्री में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, आउटलुक जो है अच्छा नजर आ रहा है। फ्यूजन का देख लीजिए, बहुत ही सॉलिड नंबर आया। ये सब गांव से जुड़ी हुई, गांव देहात जिसे कहते हैं, वहां से जुड़ी कंपनी है फ्यूजन वगैरह। गांव देहात के लोग नाराज हो सकते हैं आपसे, एक ग्रुप को बिल्कुल छोड़ दिया आपने। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वहां पे खुशहाली है, तभी तो इनका कारोबार बढ़ रहा है। खूब लोग लोन लेके कारोबार कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक अर्निंग में कोई नेस्टी सरप्राइज नहीं है। हाँ। उससे भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। बाय ऑन डिप अभी भी जारी है। हाँ। बैंक जो है फ्लैट टू नेगेटिव हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा रन देखा है। वो थोड़ा सा वेट डाल सकते हैं ओवरऑल बाजार में। तब तक आपको नजर रखनी है आईटीसी, रिलायंस वापस आ गया है, और उसके बाद आपका एलएनटी वापस आ गया है। 2400 वाला 2200 हुआ था, वापस आ गया। तो इंडेक्स मैनेजमेंट वहां चल रहा है, राइट। आईटी में मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी सब चल रहे हैं। तो बाजार में अभी भी आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा ये वीक, क्योंकि हम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन में ही खुलेंगे। राइट।
यहाँ से बिल्डअप करते हैं नहीं, जो लोग मौका देख देख के शॉर्ट कर रहे हैं, हाँ। उनकी शॉर्ट की मदद से हम आगे बढ़ते हैं नहीं, ये देखने वाली बात है। जैसे डिम्पी ने एक ग्रुप जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप भूल गए उसको, अडानी स्टॉक्स, कि उन्होंने भी इंडेक्स मैनेजमेंट खूब किया दूसरे दिन, हाँ, सेकंड डे इन अ रो। और अडानी स्टॉक्स में भी ना सब तरह के अडानी स्टॉक्स चले, सिर्फ एफएनओ वाले नहीं, सारे अडानी स्टॉक्स में तेजी आई और उसने भी इंडेक्स को हेल्प की, क्योंकि एंटरप्राइजेस है उसमें। लेकिन कैश बेस्ड स्टॉक्स भी काफी रिकवर करके आए। और मैं इस अभी बात कर रहा था रिसर्च टीम से कि राजीव जैन साहब जो हैं वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, क्योंकि $1 बिलियन का करीब शुद्ध मुनाफा उनको उनके परचेज में 90 डेज में मिल गया। $1 बिलियन का 120% से ज्यादा राइज हो चुका है अडानी एंटरप्राइज अपने लो से। हाँ, 2 दिन में अपने राइज से 120%। जी हाँ, तो देखिए रिस्क टेकिंग है बाजार। लोग काफी सवाल उठा रहे थे कि ये सब क्या कर रहे हैं, बट उतना बड़ा फंड चलाते हैं, कुछ तो उन्होंने डीप रिसर्च करके काम किया होगा और देखिए मुनाफे में आ गए। तो इन सारी चीजों में बाकी बातचीत हम आगे लेके चलेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कल कमेंट्री आई है, डिब्बी से एक बार एफएनओ समझ लेते हैं, उसके बाद गवर्नर साहब ने कल जो मीटिंग की थी ना पीएसयू बैंक्स के साथ, वो बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। उनमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए साहब, जब दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, तभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए मार्क करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से कहा है कि वर्स्ट ऑफ योर डिसीजंस आर वर्स्ट ऑफ योर मिस्टेक्स आर मेड इन बेस्ट ऑफ योर टाइम्स। जब बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, हाई क्रेडिट ग्रोथ चल रही है, तभी आप शायद कुछ गलतियां कर देते हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके। तो बहुत सचेत किया है। और आरबीआई का बुलेटिन भी आया है, जो हम अंकुर के साथ डिस्कस करेंगे। उन्होंने डिटेल में डीप डाइव की है। लेकिन अभी डिम्पी से जानते हैं कि एफएनओ में क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्सपायरी वीक है। बताइए डिम्पी। अजय शुक्रिया। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो कल निफ्टी के अंदर फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है और इंडेक्स दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। असल में क्या हो रहा है कि मई के कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो रहे हैं और जून के अंदर सौदे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जून के अंदर तो फ्रेश लॉन्ग हो रहा है और मई के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसका मतलब तेजी का हाथ बदला हो रहा है और ये तेजी का हाथ बदला आपको लेवल्स में भी दिख रहा है। फिर से आप गैप ओपन करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस अभी भी है, यही रेजिस्टेंस हम चले जा रहे हैं। खैर, निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ है कि -8% का ओवाई घटा है। ये मई सीरीज का डाटा है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है। 10 पॉइंट का प्रीमियम है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर है। 200 अब नया सपोर्ट मार्केट के लिए बन चुका है और 450 रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे तो पर आपका जो बिल्डअप है वो बेहद कम है। आप बैंक निफ्टी के बारे में भी चर्चा भी कर रहे थे कि कल वो कुछ नहीं कर रहा था। असल में कल कुछ नहीं भी करेगा और आगे भी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बैंक निफ्टी ही करेगा। निफ्टी आपको सिर्फ जजमेंट दे सकता है, बैंक निफ्टी आपको सौदा पंच कराने के लिए मजबूर करेगा। तो कल आपको मजबूरी नहीं दिख रही थी बैंक निफ्टी की वजह से। और आगे भी देखिए, वो इसलिए वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी लाइट सीरीज पे है, इसका सिर्फ 12 शेयर है। अगली सीरीज का रोल ओवर अब अच्छा हो रहा है 36% का। तो बैंक निफ्टी अगर यहीं पर रुक गया तो आप अगली सीरीज के अंदर नहीं, आप इसी सीरीज के जाते जाते भी नया हाई टेस्ट कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी नहीं चला तो आपको अगली सीरीज के पहले कुछ दिनों में भी हर्डल फेज होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेटर है और वो इंजन की तरह काम कर रहा है। आ जाते हैं आगे पीसीआर पुट कॉल रेशियो पे। पुट कॉल रेशियो ठीक है, बुल्स की ग्रिप अच्छी है, 1% के ऊपर बना हुआ है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2% बढ़ा है, कुछ खास मतलब नहीं है इसका। हालांकि कल बाजार भी चल रहा था बट विक्स भी हल्का सा चला है, लेकिन वो इतने खतरनाक लेवल पे भी आया नहीं है जब तक 13.5 पार नहीं होगा। आते हैं ट्रेड पे। एफआईज का कल अगर आप कामकाज देखेंगे, एक ही सेगमेंट है इंडेक्स ऑप्शंस जहां पे उन्होंने 900 करोड़ रुपए का माल बेचा है नेट में, अदरवाइज सभी में हल्की हल्की खरीदारी की है। और एक दिन के ब्रेक के बाद कैश सेगमेंट में एफआईज वापस से आ चुके हैं। रिटेल ने कल क्या किया है? रिटेल ने कल फ्यूचर्स खरीदा, कुछ कॉल्स खरीदी हैं कल। एफआईज ने कल क्या किया है? एफआईज ने भी कल फ्यूचर्स कुछ खरीदा है। आ जाते हैं ऑप्शंस के डाटा पे। 18,200 की जो कॉल पुट है, क्योंकि वो नया बेस बना अभी, वहां पर आप देखेंगे तो कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है और पुटे टूट रही हैं। इसका मतलब नया बेस आपका 18,200 है। बैंक निफ्टी चेक करते हैं, 44,000 पार होगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा अभी कहना मुश्किल है। इस वजह से क्योंकि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन तो रही है 44,000 पे, लेकिन उतनी अग्रेसिव नहीं है। और अगर आप पुटों की बात करें तो वहां पर भी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि अभी हाथ नहीं छोड़ा जा रहा है कि 44,000 के ऊपर आके हम नया हाई को टेस्ट कर जाए। और ध्यान रखिएगा निफ्टी पीछे रहेगा हमेशा, बैंक निफ्टी ही ATHN की ऑल टाइम हाई पहले लगाएगा। आ जाते हैं लॉन्ग होल्डिंग्स पे। तो एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है 48% है, स्लाइटली चेंज 1% बढ़ा है सिर्फ। और रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग 50% है, स्लाइटली चेंज 1% घटा है। परसों 6 शेयर थे एफ&ओ बैन में, अब 3 शेयर हो गए एफ&ओ बैन में। कल होते होते आप देखेंगे 1 या 2 ही शेयर रह जाएगा एफ&ओ बैन में।
ओके ठीक है डिब्बी ये सब कंपाइल किया आपने। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बार फोर विंडो ट्रिगर, आज के 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं। एक तो पहले हमने यूएस मार्केट्स को डिस्कस किया कि वहाँ से आपको कोई बड़े संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। वहाँ पर बहुत फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज टू बंद हुए और आप लेकिन एसडिक्स इस वक्त आप देखें तो वो हरे निशान में इंडिकेट कर रहा है। लेकिन नंबर्स कहाँ कहाँ हैं, जहाँ जहाँ नंबर्स आए वहाँ क्या ट्रेड बनता है। बीपीसीएल के नंबर्स में, साथ ही पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स हैं, सीमेंट में श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप में जहाँ नंबर्स आए वहाँ कैसे ट्रेड्स हैं। और आज जिनमें नंबर्स आने हैं, अशोक लेलैंड के नंबर्स आने हैं, बायोकॉन ये अच्छे खासे स्टॉक चल भी चुके हैं। इनफैक्ट अशोक लेलैंड थोड़े समय से ज़रूर एक ब्रीदर में है, लेकिन क्या यहाँ से फ्रेश ट्रेड्स बनते हैं, एक बार इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही वेदांता में तो खैर एक डिविडेंड का ट्रिगर था, 22 मई को उनकी बोर्ड की बैठक थी और डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जिस पर हम मूव पर नजर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली और किरण को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। दोनों ही जुड़ रहे हैं बाजार के टेक्निकल्स के बारे में बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग वैशाली एंड किरण। वैशाली, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कल बड़ा यूनिक मार्केट था, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा यूनिक मार्केट देखा कि एक तरफ तो बाजार में जैसे कभी कभी घर में नहीं होता है कि घर में पार्टी हो रही है और घर का कोई एक मेंबर जो है मुंह फुला के कोने में बैठा है, एग्जैक्टली वैसे ही था। मिड कैप स्मॉल कैप डेज हाई, निफ्टी बढ़िया बल्ले बल्ले, अदानी स्टॉक्स अपने मजे में थे, सब कहीं ना कहीं कुछ एक्शन था आईटी स्टॉक्स में, लेकिन बैंक निफ्टी मुंह फुला के एक कोने में बैठा हुआ था। आपने देखा है इस तरह का बाजार? बहुत दिनों से मैंने तो नहीं देखा। वेरी गुड मॉर्निंग। बट कभी थकावट तो भी आती है। बैंक निफ्टी वन वे चला है ऑल थ्रू आउट। बैंक निफ्टी ने बहुत साथ दिया है। सो नाउ राइट नाउ इट इज इन दैट कंसोलिडेशन एंड इट वाज हाई टाइम दैट आईटी सेक्टर आल्सो पिक्स अप। सो आईटी ने दिखाया दैट यस, इन्फोसिस आ गया रेंज के बाहर, टीसीएस ने शुरू कर डाला, मिड कैप मैस्टेक सब चलने लगे। तो सबकी साइक्लिकल बारी होती है। सो आई थिंक थोड़ा बैंक निफ्टी को थोड़ा हटा के ये सब स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। लेवल्स बताइए जल्दी से कि अभी आप क्या लेवल्स देख रही हैं इस बार। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा आईटी इंडेक्स भी जोड़ दीजिएगा। तो आईटी इंडेक्स आई थिंक चलना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक्स ने शुरुआत कर डाली है। सो आई वुड से दैट आईटी इंडेक्स इज रेडी फॉर अ टेक ऑफ, बट अ कन्विंसिंग मूव विल कम ओनली अबाउट 29,500 लेवल्स। सो और एक अपवर्ड मूव है, बट 29,500 के ऊपर आई थिंक फर्दर अपसाइड टारगेट्स देख सकते हैं। जैसे कि कैंडल देखी है, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बट वी नीड टू सस्टेन अबाउट 29,500। ओके ठीक है, किरण से भी एक व्यू ले लेते हैं। किरण, आपका व्यू क्या है और दूसरा आपके ट्रेड भी क्या है वो भी बता दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम एफआईएस का डेटा देखें तो कैश मार्केट में एक दिन के ब्रेक के बाद वापस वो बाइंग कर रहे हैं। टोटल 16 डेज से कंटिन्यू वो बाइंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव्स का डेटा देखें तो ये लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है। देख रहे हैं कि जिस तरह से बुलिश और बेरिश के बीच में टग ऑफ वॉर है। 62,000 लॉट अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे ऐड हुए और 4,000 लॉट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए, तो कहीं ना कहीं वहां पे टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जिस तरह से ऑप्शंस के अगर आप डेटा देखो तो 2,21,000 लॉट हमने कॉल शॉर्ट में ऐड होते हुए दिखे, जहां पे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट में ऐड हुए। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग काफी हद तक हुई है ऊपर के लेवल में। सो एक थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों का पीसीआर रेशियो देखोगे तो निफ्टी इज ट्रेडिंग इन बुलिश जोन। तो निफ्टी में जब तक 18,300 इंट्राडे बेसिस के ऊपर होल्ड है तब तक चांसेस है हम 18,450 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन अगर 18,300 टूटता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस फॉल बैक होके 18,150 से 200 की रेंज में आए। तो दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वहां पे हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। कोई भी टिप आता है 18,100 150 तक तो वहां पे बाय करना चाहिए। 17,960 का हमें स्टॉप लॉस रखना है और ओवरऑल टारगेट जो 18,360 है तो आसपास इस टारगेट के आसपास ही बोलेंगे। तो कैप अप चेज मत कीजिए, वेट कीजिए डिप का और डिप में आप बाय कीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में दो तरह के ट्रेड बन रहे हैं। या तो नीचे कोई डिप आता है 43,500 तक तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए, या तो अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग होना है तो 44,000 के ऊपर जब मार्केट टिकता है तब आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि 44,000 के ऊपर कॉल और पुट दोनों में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट से डबल है, तो 44 को क्रॉस करने में टाइम लगेगा। जैसे ही 44,000 क्रॉस होता है उसके बाद ही लॉन्ग कीजिए, या तो फिर आप वेट कर सकते हो 43,400 तक का। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो हमारा पहला जो पिक है वो आईटी में से इन्फो एज। जैसे हम मिड कैप आईटी के अंदर देख रहे हैं काफी सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।
और अगर कल भी हमने देखा कि फ्रंटलाइनर जो आईटी स्टॉक्स थे वो काफी एक ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्फो एज के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी उसने इग्नोरेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, कल सक्सेसफुली रीटेस्टिंग हुआ है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी वहां पे बुलिश जोन के अंदर और साथ ही साथ मल्टीपल डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। सो इन्फो एज 3885 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3970 का हमारा टारगेट है एंड 3840 के आसपास के हमारे स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट जो कॉल है वो मारुति। ऑटो सेक्टर भी हमने देखा है कि 15 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मारुति में भी सिमिलर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बनी थी। 9000 के आसपास का ब्रेकआउट था, 2 बार रीटेस्ट कर चुके हैं और 9000 9100 के आसपास का जो एक कंसोलिडेशन जोन था उसको भी क्रॉस किया है। अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि मूव कंटिन्यू रह सकता है। 9150 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 9230 का हमारा टारगेट रहेगा। 9090 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। ओके आज किरण ने जल्दबाजी में आज किरण आपको कहीं जाना है? जल्दी है आपको? हमने तो आपसे सिर्फ इंडेक्स पे व्यू पूछा था, आपने सारी कॉल्स भी बता दी। पर ठीक है, चलिए इन्फो एज और साथ ही मारुति सुजुकी और बैंक निफ्टी पर वो कंडीशनल बाय दे रहे हैं। या तो आप 44,000 आने के बाद करें या फिर 43,400 डिप नीचे आने दें, फिर बाजार को वहां से लॉन्ग करें। ठीक है वैशाली, आप भी बता दीजिए अपनी रिकमेंडेशन। मेरा व्यू वापस रेल स्टॉक्स में है और IRCTC इज गेटिंग इनटू मोमेंटम। 610 के स्टॉप लॉस के साथ 640 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। दूसरा है रेलटेल, कंटिन्यूज टू शो स्ट्रेंथ और कल भी हमने देखा एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। 115 के स्टॉप लॉस के साथ 130 का एक ट्रेडिंग टारगेट। रेलटेल ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये स्टॉक लगातार स्लगिश मूव दे रहा है, जबकि पूरा रेलवे स्टॉक का पैक चला है, लेकिन अब इस पे बुलिश व्यू दिख रहा है वैशाली का, और दूसरा भी IRCTC, इसी स्पेस से दोनों ट्रेडिंग आएंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो अजय आप भी हाईलाइट कर रहे थे कि PSU बैंक्स के साथ RBI गवर्नर की बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारी और बातें भी हाईलाइट की। इनफैक्ट RBI बुलेटिन में आप एक तरफ डेट सीलिंग और माइल्ड रिसेशन, हार्ड लैंडिंग, इतनी सारी बातें हम ग्लोबली कर रहे हैं, एटलीस्ट हम यहाँ पर ग्रो तो कर रहे हैं। बात क्लियरली RBI बुलेटिन में RBI गवर्नर ने भी बोली। देखिए ये खास तौर पे जो पॉइंट RBI ने बोला, जो मेरी नजर जहाँ पे गई, वो ये बताया, एक तरह से आगाह किया, सचेत किया और बोला केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में काफ़ी हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप अभी MFIs की ग्रोथ देख लीजिए, आप NBFC से ग्रोथ देख ही चुकी हैं। बैंक्स जो SBI जैसा बेस और लार्ज स्केल ऑपरेशंस वाला बैंक 14% 15% की क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहा है, तो इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ बहुत मजबूत है। और RBI ने अपनी बातचीत में ये भी कहा है कि थोड़ा केयरफुल रहिए, रिस्क मैनेजमेंट पे कमजोर मत होने दीजिए उसको, उस पर अपनी कमर एकदम कस के रखिए। और दूसरा ये कि आप जो है जितने मेजर्स हैं, कोई भी लापरवाही ऐसे समय पे नहीं करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि सबसे अच्छे समय में ही हम थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। तो ये मैसेज गवर्नर साहब का जो आया वो बहुत शानदार था। और उसके अलावा बुलेटिन में भी ये बताया कि भाई कितनी अच्छे हाल में है डिफरेंट सेगमेंट्स इकोनॉमी के। इनफैक्ट अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ट्रैक कर रहे हैं ये कमेंट्री, आइए उनसे जानते हैं और डिटेल्स RBI बुलेटिन की। अंकुर जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे लेकिन पक्के से यहाँ पर रिकवर हो रही है, ऐसा कहना है। जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी का सेक्शन होता है RBI बुलेटिन में, वहाँ पर ये कमेंट्स दिए गए हैं। ये बुलेटिन हर महीने रिलीज होता है और मई के बुलेटिन में ये पर्टिकुलरली बोला गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो 5% से कम आए हैं और ये अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा ये भी जोर दिया गया है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हैं इस बार, वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन दिखा है। और पर्टिकुलरली अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो मजबूत क्रेडिट ग्रोथ की वजह से नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। आपको हम याद दिला दें कि PSU बैंक्स के पर्टिकुलरली पूरे साल के अगर नंबर्स की बात करें जो रिपोर्ट हुए हैं, वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। GDP नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर पूरे साल का अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली बार रिलीज़ किया था कि वो 6.5% तक का है। और अभी कहना है कि जो आने वाला क्वार्टर है वहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से जो आंकड़े हैं वो मजबूत दिख सकते हैं। हालांकि अभी भी बार बार RBI बोल रहा है कि यहाँ पर आराम करने का समय नहीं है और जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। ठीक है, ये तो बयान था गवर्नर साहब का। RBI बुलेटिन की बात कर रहे थे हम। रिकवरी को गति देने के लिए कीमतों को स्थिर रहना जरूरी है। इन्फ्लेशन के बारे में है, ग्रोथ के बारे में है, क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। वैशाली और किरण हमारे साथ
एनालिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले एक बार अपने रिसर्चर्स की तरफ जाते हैं और बताएं आपको कि 3 कौन से स्टॉक्स त्रिमूर्ति में आज हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स खबर के चलते, रिजल्ट्स के चलते फोकस में है, जहाँ पे काम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। हमने आपको सुबह बताया था, कई ऐसे स्टॉक बताया था, कितने बड़े बड़े रिएक्शन आए थे कल, आपको याद होगा। शरद इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुछ ऐसे स्टॉक्स को हम फिर उसके बाद रिविजिट करेंगे, जैसे सीमेंस 6% गैप अप के बाद भी आपने शॉर्ट किया होता तो मोटा पैसा बना होता। तो 8 से 9 में ऐसी बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके रेडार पे हमारा काम है डालना, और वहां से आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं। शरद बताइए, आज कौन से 3 स्टॉक्स लेके आए हैं आप त्रिमूर्ति में? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा वेदांता, और उन्होंने FY24 का सबसे पहला डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। 18.5 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट है, और ओवरऑल फ्लोज जो है लगभग 6900 करोड़ का रहेगा। देखा जाए तो इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 6% के ऊपर है, और जो रिकॉर्ड डेट है वो मई 30 रखा गया है। वित्त साल 2023 में जो है 101 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड ऑलरेडी वेदांता दे चुका था, और ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होती है उनकी पेरेंट कंपनी उनके जो कर्ज है उसके लेवल्स को कम करने के लिए कर रही हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है आपका वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, और यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि वो 7 नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने होली ओन सब्सिडरी द्वारा जो है अक्वायर करने वाले। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 400 करोड़ का है, और कंपनी कह रही है कि इन एक्विजिशन से जो एबिडा का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 50 करोड़ FY24 में आएगा, और कंसोलिडेटेड प्रोफॉर्मा बेसिस पे जो है एबिडा जो है 100 करोड़ के ऊपर जा सकती है वित्त साल 2024 के लिए। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपके डील स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट आए हैं। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा फोकस में रहेगा, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट्स ने जो है 0.5% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की है। रफली आप कह सकते हैं 10 लाख शेयर्स का सेल हुआ है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में का कोकियो कैमलिन, और यहाँ पे जो है पोरिंजो वाली प्रमोटेड कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस ने जो है 5.4 लाख शेयर्स यानी कि 0.5% स्टेक की एक्विजिशन की है। और मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा, जहां पे GQG पार्टनर्स फंड ने जो है लगभग 75 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। अगर उसको ट्रांसलेट करें तो ये लगभग 0.8% स्टेक आता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये सारे शेयर्स बताने के लिए जो आज त्रिमूर्ति सेगमेंट में आ गए। इसमें से वेदांता है। अमूमन वेदांता की अब धीरे धीरे करके छवि ऐसी बन रही है कि अगर आपको डिविडेंड कमाना तो वेदांता के अंदर आ जाओ, और अगर आपको कहीं ग्रोथ चाहिए तो फिर JSW स्टील या कुछ और मेटल्स या फिर इस तरह की कंपनीज के अंदर चले जाओ। मेरे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। एक व्यू उनका भी ले लेते हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। वेदांता को सर आप कैसे रेट कर रहे हैं? फिर से 18.5 रुपये का डिविडेंड है, प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, हाँ डिविडेंड एक्शन बहुत कुछ है, और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है ना। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेटल सेक्टर जब भी एक साइक्लिकल सेक्टर है, और जब भी साइकिल अपवर्ड रहती है तब अच्छा डिविडेंड मिलता है, वो बट ऑब्वियस है। बट अभी हम लोग पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें कि मुझे एवरी ईयर बैंक FD जितना डिविडेंड मिलता रहेगा, तो वो एक अजम्पशन करना जो है वो गलत रहेगा। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर वेदांता एक डिविडेंड दे रहा है, बट जब तक मेटल साइकिल अपवर्ड टिक में है तब तक वो मिलेगा। जैसे ही साइकिल टर्न होगा तब बहुत बड़ा लॉस भी दिखेगा, और तब डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो व्यू ऐसा ही है कि डिविडेंड ले लीजिए, और रीजनेबल लेवल पे जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, साइक्लिकल सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी रहता है। तो व्यू मेरा बुलिश ही है, और प्रॉफिट बुक करना भी ध्यान में रखिएगा। ओनली डिविडेंड के ऊपर फोकस मत कीजिए, और आप रख लेने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे ऐसा सोचते हैं तो वहीं कहीं पर जो है वो आपको सोचना चेंज, आपकी सोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। अभी आप GQG पार्टनर्स की बात ही कर रहे थे अजय, कि अडानी ग्रुप में उनका जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, विद इन barely 2.5 months आई थिंक, 90 डेज मुझे कोई बता रहा था। हाँ 3 months। चलिए, तो अब ये जो मैक्स हेल्थ केयर में उन्होंने जो एक नया स्टेक लिया, और पूरा का पूरा हॉस्पिटल सेक्टर ही बजिंग था कल और 2-3 दिन से आप देखें तो। इनफैक्ट अगर आप देखें ना, सिर्फ 2-3 दिन से नहीं, आप मैक्स हेल्थ केयर का 6 महीने ग्राफ लेके आए डाक्टर साहब। कल एक्टिविटी आप सही कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक हुआ है, इससे लोगों का ध्यान जाएगा इसकी तरफ, लेकिन मैक्स पर्टिकुलर को 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डाक्टर साहब, आपको दिखाई देगा कि इस पूरे सेक्टर में और इस नाम में खास तौर पे काफी रुचि है बाजार की। राइट, 6 महीने का ग्राफ कल भी ज्यादा देर चला नहीं है, हाँ, कल फ्लैट ही बंद हुआ था। ये देखिए 6 महीने में कहाँ से
फ्लैट था 420 वाला, एकदम इधर 3-4 महीने में डार्ट कर गया 27%। नंबर्स भी मैं इनके देख रहे थे कि एबिटा मार्जिन और दोनों ही एक्सपैंड हुए हैं लास्ट क्वार्टर में भी, तो नंबर्स भी अच्छे आए थे। एक बार देखते हैं कि टेक्निकली क्या करना है वैशाली, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आएगा मैक्स हेल्थ केयर में, आज फॉलो बाइंग आ सकती है? I would say cautiously positive रहना चाहिए because stock technically बोला जाए तो 435 से it has come to 550 levels, very overbought, so I don't see an upside। इतना runaway rally यहाँ से मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, so I would say trading stop loss के साथ hold करिए, or else partial profit booking is no harm। I mean थोड़ा profit booking जरूर कर लेना चाहिए। किरण, ये कोकुयू कैमलिन के चार्ट पे जरा पढ़ के बताएं आप। देखिए कल इक्विटी इंटेलिजेंस ने ब्लॉक में माल लिया है, आज थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन क्या केयरफुल रहना चाहिए या अभी भी एंट्री के लिए ठीक है? ये 14% ऊपर था। इसका जरा 3 महीने का ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब। ये जो इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया है वो पुरिंजू वेलियत की पीएमएस फंड है, उसमें 5.5 लाख शेयर लिए, 3 महीने में 50% चल गया, काफी चला हुआ है। किरण, यस, कौन सा स्टॉक? कोयू, कोयल जैसा नाम है इसका, लेकिन ये अभी भी यहाँ से फायदा दे सकता है या ओवरबॉट है? चार्ट नहीं, कोकुयू कैमलिन वैशाली आपके चार्ट पे है क्या कोकुयू कैमलिन? सो एक्चुअली हम ये स्टॉक कल से ट्रैक कर रहे हैं, 100 लेवल से एक अच्छा बाइंग था, ऑलरेडी काफी रन अप हो चुका है। हालांकि वीकली चार्ट देखिए तो अपसाइड पोटेंशियल जरूर है, बट न्यू बाइंग स्ट्रेटेजी के लिए आई थिंक 100 लेवल्स वुड बी आइडियल। लंबे समय का जिन्होंने लिया है तो वेट फॉर अ टारगेट ऑफ 125-130। ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिए रिजल्ट्स के बाद वन साइड चलना शुरू हुआ है, और कल उन्होंने एक्सचेंजेस पे कहा है कि कुछ नया फंड रेजिंग आ सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिए डायरेक्टर साहब, 1 महीने का ग्राफ। किरण, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, ये पॉलीकैब और केईआई के पीछे पीछे अब चलना शुरू हुआ है। 1 महीने में 120 रुपये चला ये स्टॉक। इसके चार्ट देख के बताएं, क्या इसमें अभी भी दम है? क्योंकि पॉलीकैब से थोड़ा लैगार्ड रहा है, क्या वहां से निकल के इसमें आ जाना चाहिए? सो बजाज इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा मूव हमने देख लिया ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 1500 के आसपास के टॉप बना है, वहां से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक प्राइस वाइज तो इतना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, लेकिन टाइम वाइज बड़ा कंसोलिडेशन हो गया है। ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि 1200 से या तो 1300 से ऊपर में, नीचे में कहीं ना कहीं 1000 रुपीज का सपोर्ट है। सो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक स्टॉक 200 रुपए की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ है। अब कल या तो पिछले 15 दिन से जिस तरह से एक मूव हम देख रहे हैं, स्टॉक अपनी 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, साथ ही साथ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न कह रहे हो, वहां से ब्रेकआउट आ रहा है। होपफुली अगर ये 1200 के ऊपर टिक जाता है तो फिर वो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप बजाज इलेक्ट्रिकल एज एन इन्वेस्टमेंट पिक मेरे हिसाब से देखना चाहिए रादर देन ट्रेडिंग पिक। अगर 1200 के ऊपर टिकता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड इमीडिएट लेवल के ऊपर हम 1530 जो उसका ऑल टाइम है वहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये 1800 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है मेरे हिसाब से। 1140 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के ऊपर डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टमेंट पिक हमें बजाज इलेक्ट्रिकल में बाई करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब तक हमने आपको ट्रेडिंग कॉल्स बता चुके हैं, त्रिमूर्ति शेयर्स हैं, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आपके सामने नोटिस कर रहे हैं, और अब समय हो गया ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का। वमाक्षी मेरे सहयोगी मिर्सा जुड़ रही हैं, वो आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एक्साइड के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है और इनका कहना है कि विजिबिलिटी सुधर रही है लिथियम आयन प्रोजेक्ट में, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी है। ईवी बैटरी और कोर लीड एसिड बिजनेस के मार्जिन्स को लेकर मजबूत बैलेंस शीट और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के चलते जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 245 प्रति शेयर पर कर दिया है। BPCL अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि कंपनी ने क्वार्टर 4 में जो मुनाफा रिपोर्ट किया था 7,840 करोड़ का, ये एक डेकेडल हाई पे है। Q4 के अर्निंग्स लार्जली रिफाइनिंग और हायर डोमेस्टिक सेल्स के चलते अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, मगर इसके बावजूद बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 315 के साथ। पावर ग्रिड अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। सिटी का मानना है
कि रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस मॉडल है कंपनी का, हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। मीडियम टर्म पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिन्यूएबल्स लिंक्ड ट्रांसमिशन कैपेसिटीज़ ग्रोथ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 288 प्रति शेयर पर कर दिया है। आखिर में हम फोकस करेंगे श्री सीमेंट पर। कंपनी के नतीजे के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि इबिडा अनुमान से थोड़ा कमज़ोर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सीमेंट वॉल्यूम्स हालांकि 10% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं इंडस्ट्री वाइड डिमांड पिकअप के चलते, मगर कॉस्ट पर टन हायर था। फ्यूल कॉस्ट ने सरप्राइजिवली नेगेटिवली सरप्राइज किया है और उसी के चलते कॉस्ट पर टन कंपनी का थोड़ा हायर रहा है और इसी के चलते इबिडा पर इम्पैक्ट दिखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है 225,600 के टारगेट प्राइस के साथ और जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है 21,850 के टारगेट प्राइस के साथ। ठीक है, कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल थी, इसमें सबसे पहले जो कॉल आई थी वो एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेके थी। पहले शेयर चलते नहीं थे, अब ये कंसोलिडेशन के बाद रुक नहीं रहे हैं। वैशाली, आपसे पता करना है, ये शेयर अभी चल गया 200 के ऊपर। ठीक है, मेरा मन है कि मैं 200 के नीचे इसको प्लस करूं, तो क्या मेरे को 190 185 का रेट कभी मिल सकता है? अगर मैं प्लस करने के लिए रुकूं तो कल की क्लोजिंग 202 की है, अगर चांसेस है तो रुकते हैं, तो फिर सामने पकड़ते हैं। व्हाई नॉट, एक्चुअली थोड़ा कंसोलिडेशन मेरी राय रहेगी, अक्यूमुलेट करिए, बिकॉज नॉट नेसेसरी ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा ट्रेंड बना चुके हैं कि इतना नीचे जा सकता है अगर है, बट आई थिंक ये लेवल से अक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी लुकिंग वेरी पॉजिटिव। सो हर एक डिप पे बाय करिए। ठीक है, हर डिप पर आप बाय करने की राय दे रही हैं। एक्साइड और एक्साइड पे कहीं ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट भी हैं जो भी हम बात भी करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो आई है वो आई है सन फार्मा पर भी, और सन फार्मा का टारगेट भी ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि निमेश, इस रिपोर्ट को आप देख पाए और वैसे भी ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है फार्मा स्पेस में, सन फार्मा इन पर्टिकुलरली अच्छी मूव ये दिखा चुका है, लेकिन अब 1225 तक का जो टारगेट है उसको लेकर कौन से बड़े ट्रिगर्स आपको यहाँ लगते हैं स्टॉक के फेवर में आएंगे? मार्जिन कंसर्न जो है उसे ये रिपोर्ट में कहा गया कि ये ओवरडन हो चुका है। जी, अगर आप फार्मा स्पेस में देखिए तो सभी फार्मा कंपनीज जो है वो प्री कोविड लेवल के सेल्स के ऊपर या विदाउट कोविड पोर्टफोलियो के सेल्स जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जो यूएस के अंदर जेनेरिक सेगमेंट के अंदर हम लोग अभी जो वर्स्ट इज ओवर ऐसा हमको लगता है, और यहाँ से ग्रेजुअली हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल ओवर लगता है कि फार्मा स्पेस में ग्रेजुअल रिकवरी आ सकती है और सन फार्मा है वो एक लीडिंग पोजीशन में है। तो व्यू बुलिश है सन फार्मा के अंदर। रिसेंटली जो हम लोगों ने करेक्शन देखा है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं और व्यू मेरा बुलिश है सन फार्मा के अंदर। मुझे लगता है कि 1100-1150 का टारगेट एक 3 से 6 महीने का व्यू लेके हम लोग चले तो वहां पर देखने को मिल सकता है। निमेश, ये अदानी स्टॉक्स में काफी जबरदस्त बाइंग आ रही है और लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही हैं। अगर हम लास्ट एक महीने का ग्राफ देखें, एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, अंबुजा जो सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक्स हैं सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, लेकिन उनके अलावा भी ट्रांसमिशन, एनर्जी, विल्मर, सब में अच्छा मूव आ रहा है। आपको वैल्यू जोन में फंडामेंटल के हिसाब से सबसे पसंदीदा अदानी स्टॉक यहां से भी बेट करने के लिए कौन सा लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वैल्यू जोन में आप बात करेंगे तो अंबुजा सीमेंट जो है वो एक प्रिफर्ड पिक रहेगी कि अभी सीमेंट स्पेस के कंपेयर में काफी अंबुजा ने अंडर परफॉर्म किया है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्योरली अदानी स्टॉक में अंदर जाना है तो अंबुजा वुड बी प्रिफर्ड पिक। इनफैक्ट एक और स्टॉक है मैट्रिमनी। मैट्रिमनी स्टॉक में क्या हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप है और ये शादी ब्याह की सर्विसेज टेक्नोलॉजी बैक्ड ऑनलाइन ऑफर करते हैं। उसमें कल विकास खेमानी ने ब्लॉक डील में उनका नाम दिखा रहा है, उनका फंड का कार्नेलियन कैपिटल जो है उसके अंदर इसमें ब्लॉक डील आई है। लास्ट एक महीने का करीब 1.5 लाख शेयर लिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बस 1.5 लाख शेयर लिए, 2.5% ऊपर बंद था। एक महीने का ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब। वैशाली, जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं matrimony.com। कल की एक जो कैंडल और वॉल्यूम जो हुआ है वो अबव एवरेज हुआ है। सो नाउ फॉलो अप ट्रेडिंग देखना चाहिए बिकॉज 590 का एक रेजिस्टेंस है और कल भी हमने देखा 590 92 का हाई करके इट हैज क्लोज लोअर। सो 590 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक एक अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 630 650, बट 590 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करना आवश्यक है। ठीक है,
एक दो शेयर और भी हैं जहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। पीबी फिनटेक उसमें से एक है। नंबर शानदार थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वाई बेसिस पर। दो व्यू चाहिए होंगे इसमें, एक तो फंडामेंटल और एक टेक्निकल। टेक्निकल व्यू तो हमको दे देते हैं किरण एक बार जरा आप पीबी फिनटेक के चार्ट देखो। जब तक निमेश हमको बता रहे हैं कि कंपनी कह रही है कि हम अगले क्वार्टर में प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, यानी कि पैट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उससे। आपको ट्रस्ट होता है सर? हो जाएगा तो कंपनी री रेट हो जाएगी। पीबी फिनटेक की अगर हम बात करें तो आईपीओ के बाद एक बड़े से डाउनफॉल के अंदर से स्टॉक कंसोलिडेट होके अब हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न एक राइजिंग ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हायर टॉप के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। हमें 580 का एक स्टॉप लॉस रखना है। जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर है, डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप से तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में कहीं ना कहीं हम 800 तक के लेवल देख रहे हैं। अगर ये 580 के ऊपर टिकता है तो 580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 800 के टारगेट के साथ डेफिनेटली हम पीबी फिनटेक के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि काफी सारे जो न्यू एज आईपीओ आए थे और काफी लोअर लेवल पे ट्रेड करते थे, पीबी फिनटेक हो गया, पेटीएम हो गया, ये दोनों स्टॉक में अच्छा एक राउंडिंग बॉटम या तो एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है टेक्निकली। तो यहाँ पे डेफिनेटली एज अ ट्रेडर या तो इन्वेस्टर हमें नजर रखनी चाहिए। आपकी तरफ से हाँ है, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग कर सकते हैं। निमेश आपका व्यू क्या है? ये कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में जाके हम पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको ट्रस्ट है इनके ये बात पे? और दूसरा, पॉजिटिव होने पर री रेट होगा कि ये सबको पता है? कि अभी का जो क्रेडिट का सिनेरियो है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 51% है डिजिटल क्रेडिट में। और हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है ऑल ओवर इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री कर रहे हैं वहां पर हम लोग करंट सिनेरियो के आधार पे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहा तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ सकती है और प्रॉफिट में आने के बाद री रेटिंग हो सकता है। तो जैसे ही किरण ने बताया स्ट्रक्चर अभी स्ट्रॉन्ग है तो वो मोमेंटम के साथ हम लोग चल सकते हैं और स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट टर्म व्यू लेके विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोग खरीद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कुछ और नंबर्स जहाँ आए, बीपीसीएल के भी अच्छे नंबर्स आए थे। इनफैक्ट एचपीसीएल के भी जब रिफाइनिंग मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स आया था जब एचपीसीएल के नंबर्स आए थे, तो एक मूव आई थी एचपीसीएल के काउंटर में। और इनके लिए जो रीजंस भी हैं, क्योंकि क्रूड नीचे है और नंबर्स में ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट भी हो रहा है रिफाइनिंग मार्जिन के सुधार का। तो क्या बीपीसीएल पे आज के लिए एक ट्रेड बनता है किरण? सो बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है 360 350 का। हमने देखा था कि ऑलरेडी 3 से 4 बार यहाँ से स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लेके लोस बनाए थे, लेकिन हर बार इसने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई लो बने। तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट डेफिनेटली इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 360 के ऊपर। स्टॉक में लास्ट 3-4 दिन से जो गिरावट आ रही है कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहे हैं। सो 350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके डेफिनेटली बीपीसीएल में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। अगर 350 नहीं टूटता है तो इनिशियल लेवल पे 380 और जैसे 380 क्रॉस करेगा तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा गैप है 392 तक, वहां तक हम बीपीसीएल में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस है डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। और स्टॉक्स में अच्छे मूव्स की डिस्कशन करें इससे पहले आपसे एक, वैसे तो हम अपने टेक्निकल पैनलिस्ट से और फंडामेंटल पैनलिस्ट के मेंबर्स से अलग अलग सवाल पूछते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल आज मेरे दिमाग में आ रहा है। डिम्पी भी चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे इन हाउस एनालिस्ट ही हैं और प्रियंका भी। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं पूछूंगा किरण से। किरण बाबू, ये बताइए कि आपने अपने 2000 के नोटों का क्या प्लान बनाया है? सर हम तो सैलरी पेड लोग हैं, जो भी आता है बैंक में आता है और बैंक में पहले से ही 2000 के नोट देना बंद कर दिया। ओके, वैशाली आपका क्या प्लान है? Well, it's a very tough question, but for a woman, shopping is always a priority. So ये हुई ना बात। आपने जो है, आप देश सेवा में, आप जो है ट्रू भक्त हैं, देशभक्त हैं आप जो है देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और शॉपिंग सही होती है, ये बात तो सही है। निमेश आप बताइए। कि हम लोग तो मोदी साहब के डिजिटल इंडिया के मिशन के फोकस कर रहे हैं, तो मैं तो फोकस कर रहा हूँ कि पॉकेट में एक भी पैसा रखना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, ये बात भी सही है। लेकिन डिम्पी जो है ना, हमारे मित्र और हमारे सहयोगी, वो जो है जोमेटो के भी फैन है एज अ कंज्यूमर, स्टॉक के नहीं लेकिन कंज्यूमर।
देखिए वो सारे अपने 2000 के नोट जोमेटो पे ऑर्डरिंग करने के लिए, और उनके मित्र पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये देखिए खबर जो आ रही है ना कि ये आरबीआई के डिसीजन के बाद जोमेटो के 75% करीब ऑर्डर्स सब 2000 के नोटों में, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, उन सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और जोमेटो ने ये कमेंट्री दी कि भाई बल्ले बल्ले हो रहे हैं। डिब्बी, आपने क्या मंगाया था? हाँ, आपको कैसे पता लगा कि मैंने कल परसों छोले भटूरे मंगवाए? हाँ, ये देखिए क्या आपके चेहरे पे जो नूर टपक रहा है ना, वो छोले भटूरे से ही हो सकता है। एक बार कह रहा बचे नहीं अजय, सारे नोट खत्म हो गए। ये सही किया, सारा मामला ही निपट गया। कौन चक्कर लगाए बैंकों के, उन्होंने सारा निपटा लिया। कल मैंने अपने बेटे की गुल्लक फाड़ी, प्लास्टिक की गुल्लक थी, क्योंकि मैंने घर में अपने इन्वेस्टिगेशन की, भाई कहीं रखे तो नहीं है, बदलने हैं ये वो, क्योंकि पिछली बार मेरी मदर के पास रह गए थे कुछ, मेरे पास भी रह गए थे, करेक्ट, तो नुकसान हो गया था जो मैंने रिम्बर्स कर दिए। लेकिन मेरे बेटे ने कहा पापा दादी ने जो है बर्थडे पे शायद दिए थे और मेरे गुल्लक में कुछ पड़े हुए, तो दिखा ले तो 2-4 नोट निकल गए। तो अब उनका निपटारा लग रहा है जोमेटो के थ्रू ही। कौन बैंक जाएगा, इससे अच्छे जोमेटो को ही किया जाए। जोमेटो के शेयर में रिफ्लेक्ट होगा क्या वैशाली, ये तेजी दिखाई देगी क्या? एक्चुअली मैं तो बुलिश हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जरूर करूंगी। 58 के स्टॉप लॉस के साथ, जिन्होंने नहीं लिया है 58 के स्टॉप लॉस के साथ 73 इज अ ट्रेडिंग टारगेट। सो उसके बाद देखा जाए, बट ट्रेडिंग के लिए मैं जरूर इस पे ध्यान रखूंगी। ओके, तो यानी पिछली बार पेटीएम के लिए फायदेमंद हो गया था, इस बार शायद जोमेटो के लिए फायदेमंद हो जाएगा। ये सारे कंज्यूमर स्टॉक्स एक एक करके ई-कॉमर्स के लिए, सबके लिए। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिन पर कई सारे रिपोर्ट्स आई। इनफैक्ट श्री सीमेंट्स, यहाँ नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग भी आए, और इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की इस पे एक रिपोर्ट भी आई, उन्होंने इक्वल वेट की राय दी है। टारगेट प्राइस भी लगभग 25,600 का रखा है, विच इज़ नियरली, कुछ खास है ही नहीं यहाँ अपसाइड। निमिष, सीमेंट पैक में हम देख भी रहे हैं, इस न्यूज़ से एकदम रियलाइज हुआ कि सीमेंट पैक में आपकी कौन सी प्रिफर्ड बेट्स होंगी, क्योंकि आप देखें ना सीमेंट पैक में, और स्पेशली मिड कैप सीमेंट फिर से आपको एक बजिंग स्पेस दिख रहा है। सीमेंट पे अगर कुछ आप डिफाइन करना चाहें, कौन सी आपकी प्रिफर्ड बेट्स हैं? देखिए सीमेंट स्पेस की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल मींस ये जो फर्स्ट क्वार्टर था वो एक्सपेक्टेड था कि काफी अच्छा रहेगा, बट कहीं ना कहीं हम लोग हायर इनपुट कॉस्ट का एक जो है वो मार्जिन प्रेशर पे इम्पेक्ट आते हुए देख रहे हैं। अब क्रूड हम लोग देख रहे हैं कि पिछले पूरे क्वार्टर $70-80 के आसपास रहा था। तो अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर है Q2, जहां पर डिमांड थोड़ा स्लेक, सीजनली जो है वो डिमांड थोड़ा स्लेक होने की उम्मीद है, बट मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्पेस में अभी भी बुलिश बेट है। ऑलरेडी हम लोग एक अंबुजा सीमेंट पे एक वैल्यू के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट अंडर वैल्यूड है कभी कंपेयर टू दूसरे सीमेंट स्पेस में। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर मैं एक बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, तो मुझे वहां पर वो भी काफी अच्छा लग रहा है ये लेवल। ओके, अंबुजा सीमेंट आपको पसंद आ रहा है, सीमेंट स्पेस और अब अडानी पैक भी, तो इसमें भी नजर बनाकर रखें व्यूअर्स। लेकिन इस बीच पैनल पर एक और टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए, हमारे साथ राहुल घोष हैं, उनसे समझते हैं वो क्या स्ट्रैटेजी आज बनाए। राहुल, एसजेएक्स निफ्टी का बहुत बड़ा तो नहीं अपसर्ज दिखा रहा, लेकिन क्या करेंगे आप, चेज ही करेंगे बाजार को? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम जब मैं शो में था मैंने कहा था कि 18,150 और 18,000 के बीच में बाइंग फिर से शुरू होगा, क्योंकि 18,000 के जो पुट राइटर्स थे जून सीरीज के वो हाई थे। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस वहां पे हो रहा था और वही हुआ। आप देखें 150 पॉइंट का रैली आया वहां से। ये रैली अभी भी इंटैक्ट है, नथिंग इज चेंज्ड, व्यू चेंज नहीं हुआ है। 18,500 और 550 के बीच में नेक्स्ट कंजेशन जोन है। सो अप टू 18,500 आप ये रैली अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, और जब 18,500 क्रॉस करेगा फिर से कंजेशन आएगा, फिर से थोड़ा स्लो हो जाएगा, और उस टाइम का प्राइस एक्शन देके हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना चाहिए। राहुल, ये आपके पीछे आपकी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, इस पे मेरा ध्यान गया। अभी इतनी बार आपसे बात होती आई है लेकिन मैंने ध्यान नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन अपनी कंपनी का नाम आपने हेज्ड रखा है। यानी क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी बाजार में एक्टिव रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, पोजीशन आप बहुत ज्यादा अनड्यू रिस्क नहीं लेते, आप पोजीशन हेज रखते हैं? हमेशा तो हमारा पूरा स्टाइल ही है कंप्लीटली हेज ट्रेड्स।
तो ज्यादातर हमने नोटिस किया है कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो है हमेशा प्रिडिक्ट करना चाहता है कि ये स्टॉक यहाँ से वहां जाएगा, वो स्टॉक यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसको हम कंप्लीटली इरेडिकेट करके हेज्ड ऑप्शन ट्रेड्स देते हैं जो लो रिस्क नेचर के होते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं आज। इनफैक्ट राहुल आप अपने ट्रेड्स भी बता दें। तो दो ट्रेड है आज, एक तो सीमेंस में है और दूसरा है जेके टायर पे। दोनों का अच्छा करेक्शन दिखा गया है। सीमेंस में भी आप देखेंगे कल शायद 9% नीचे था और जेके टायर भी अच्छा खासा करेक्ट किया है। तो सीमेंस में लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं, बट लॉन्ग इनिशिएट कर रहे हैं 3445 पे। ये अभी फिलहाल 3400 पे चल रहा है, 3445 पे लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3240 और इसका टारगेट होगा 3570। सेकंड जेके टायर पे करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 163 और टारगेट प्राइस होगा इसका 189। बहुत डिफरेंशिएटेड कॉल है आपकी सीमेंस की। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, छोटा सा बैकग्राउंडर, कल सीमेंस में 10% का फॉल आया काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया जो बाजार को पसंद नहीं आया। बाजार को लगा बहुत सस्ते में कंपनी पेरेंट को बेची जा रही है। स्टॉक ने लो बनाया करीब 3315, उसके बाद 75-80 रुपए की रिकवरी आई। लास्ट आवर ट्रेड में थोड़ा ऑफ लोज बंद हुआ। तो ये थोड़ा ये बैकग्राउंडर है। पूरी दुनिया एक तरफ है, ब्रोकरेजेस कह रहे हैं ये ठीक नहीं था, नीचे के टारगेट प्राइसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने थोड़ी रिकवरी देखी। और अब प्योरली ऑन टेक्निकल्स राहुल का कहना है कि इस स्टॉक में रिकवरी आ सकती है, लेकिन 3440-50 के ऊपर लीजिएगा आप। तो रिकवरी को आप थोड़ा मोमेंटम पकड़ने दीजिए, उसके बाद खेलिए आप। इंटरेस्टिंग लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्टॉक का नाम सुना। नहीं, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ट्रूली डिफरेंशिएटेड कॉल है। अच्छा, कॉल से याद आया कि माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स पे भी कुछ लोग कॉल ले रहे हैं, कुछ काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। स्पंदना के बाद कल शाम को फ्यूजन ने जो नंबर्स दिए हैं अपने, निमेश आप देखिए फ्यूजन के नंबर्स, रिसेंट आईपीओ, इसलिए मैं अपने टेक्निकल पैनलिस्ट से नहीं पूछ सकता, लेकिन कई गुना प्रॉफिट बढ़ गया है और टॉप लाइन ग्रोथ भी ठीक ठाक हुई है। भाव 3 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, 400 वाला 480 के करीब करीब आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वैल्यूएशन पे कैसे देखते हैं आप? सॉरी ये मैंने नंबर अभी देखे नहीं, रीड नहीं किए, तो और थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। ओके, वैशाली चार्ट दे सकते हैं क्या इसके? छोटी अवधि के चार्ट होंगे लगता है। So Fusion is in a trending mode. फिलहाल I think 479 है, तो व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। I think it has a potential to go towards 500-520 levels. ठीक है, तो 4 मिनट अभी रह गए हैं और इस बीच हम आपके सामने फ्यूजन माइक्रो की आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ होंगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय जो पोस्ट नंबर्स हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है। 10:20 पर देवेश सचदेव होंगे हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच एक फंडामेंटल कॉल जिसको मुनाफे का फंडा कहते हैं, वो भी आपका इंतजार कर रही है और सनी अग्रवाल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं मुनाफे का फंडा। सनी, शुक्रिया आज समय देने के लिए। बताइए आपकी कॉल कौन सी है? सनी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? तो गुड मॉर्निंग। आज आप कौन सी फंडामेंटल कॉल लेके आए जिसपे आपको लगता है कि इसको बाय करना चाहिए? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आज का मेरा पहला कॉल रहेगा फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड, पीसीबीएल के नाम से जानी जाती है ये कंपनी। ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है और अगर मैं दुनिया वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। अगर हम कार्बन ब्लैक की बात करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा टायर इंडस्ट्री में यूज होता है। और अगर हम इसके जो ट्रिगर की बात करते हैं, कंपनी की जो कैपेसिटी 6.6 लाख टन की जो कैपेसिटी है, ये फाइनेंशियल ईयर FY24 में एक्सपैंड हो रही है 1.47 लाख से। उसमें से 40% कैपेसिटी ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम आ चुकी है। एट द सेम टाइम जो 24 मेगावाट का इनका जो पावर प्लांट है वो भी FY24 में कमीशन हो जाएगा। इन दोनों के चलते हुए कंपनी का जो इबिटा पर टन है, डिस्पाइट ऑफ करेक्शन इन क्रूड ऑयल प्राइस, वो बरकरार रहेगा FY24 में। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कंपनी काफी चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का जो अनुमान है प्रॉफिट का, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में तकरीबन 477 करोड़ का है
और FY25 में तकरीबन 570 करोड़ का प्रॉफिट का अनुमान है और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ आज के तारीख में 5-5.5 हजार करोड़ है। तो हमें लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 180 रुपीज। और मेरा दूसरा पिक रहेगा APL अपोलो ट्यूब। हेलो, प्लीज बताइए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1103 है और इसका जो मेरा टारगेट प्राइस है 1488 है, जो कि दर्शाता है कि 35% अपसाइड रहेगा अगले 8 से 12 महीने में। कंपनी ने ये क्वार्टर में काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए थे, बट हालांकि पोस्ट रिजल्ट कंपनी में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। बट अगर मैं FY24 की बात करता हूँ तो जो कंपनी की कैपेसिटी है 3.6 मिलियन टन से एक्सपैंड होकर के 5 मिलियन टन हो जाएगी FY24 में। और इनका जो नया प्लांट रायपुर में आ रहा है, इट इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो प्लांट है, उसके कारण जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है हमें देखिएगा कि FY24 और FY25 में जोर से काफी तेजी से एक्सपांड होगी। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1103 कंपनी 32 टाइम्स और 24 टाइम्स FY24 और 25 के अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड हो रही है, जो कि काफी रिलेटिवली चीपर है अगर मैं एवरेज 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखता हूँ। तो हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1488 व्हिच रिफ्लेक्ट द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 35% ओवर नेक्स्ट 8 to 12 मंथ। ओके, ठीक है। तो APL अपोलो आपकी लिस्ट में और एक फिलिप्स कार्बन आपकी लिस्ट में, दोनों के टारगेट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सनी, बहुत शुक्रिया ये दोनों के दोनों ट्रेड हमको बताने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटिव टिक्स आना भी शुरू हो जाएंगे। एक शेयर जिसके बारे में हमने हेडलाइंस में भी डाला वो था ITI। इसको एक बड़ा ऑर्डर BSNL से मिल रहा है। ITI को BSNL से ऑर्डर मिल रहा है, वो कितना, 3,880 करोड़ रुपए के आसपास का। एक बार किरण आप चेक करेंगे ITI का चार्ट कितना ठीक दिख रहा है आपको? ITI के चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे भी जिस तरह से स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 103 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 100 रुपीज का है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे हम 120 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ITI लिमिटेड में। तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये हो गई ITI पे बात। आपको याद होगा कि अब तो खैर कारोबार काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन हमारे घरों में पुराने ज़माने में वो जो फ़ोन आते थे ना, जिसके ऊपर आप उंगली घुमा घुमा के और अगर दूसरी तरफ फ़ोन इंगेज है तो हालत ख़राब, फिर दोबारा फिर से, क्योंकि रिडायल तो था नहीं, घुमा के ये ITI बनाता था। याद है आपको? ये ITI का ओरिजिनल काम था, लेकिन अब खैर ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिससे बहुत सारे PSUs ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो मुझे ITI देख के ना अभी भी वही याद आता है। उसके अंदर एम्बलम होता था ITI का मशीन के ऊपर और घुमा के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ग्लेनमार्क को लेके आइए डायरेक्टर साहब। वैशाली के साथ ग्लेनमार्क डिस्कस करेंगे। ग्लेनमार्क एक तो 500 वाला 620 का चाल चली, उसने वहां से घुमा है, लेकिन ग्लेनमार्क की एक सब्सिडी है ग्लेनमार्क लाइफ, उसमें खबर आ रही है कि उसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स माल लेना चाहते हैं, स्टेक लेना चाहते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ में 82% ग्लेनमार्क होल्ड करता है। ये देखिए, ग्लेनमार्क लाइफ 40% चल गया 3 महीने में, ग्लेनमार्क भी चला है। और हमने आपको क्या खबर में बताया था कि ग्लेनमार्क के मैनेजमेंट अभी यूरोप से घूम के आए हैं, काफ़ी फंड मैनेजर्स के साथ रोड शो करके आए हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है इस स्टॉक में। तो आप इन दोनों स्टॉक पे जरा चार्ट चेक बताइए, बेटर ट्रेड कहाँ पे होगा वैशाली, ग्लेनमार्क या ग्लेनमार्क लाइफ? ग्लेनमार्क लाइफ मुझे फेवरेबल लग रहा है बिकॉज ट्रेंड तो एनीवेज इज अ पॉजिटिव अप ट्रेंड और थोड़े समय से एक अच्छा सा कंसोलिडेशन साइडवेज मूव चल चुका है। एंड व्हेन आई एम सीइंग द इंडिकेटर, एक RSI में देख रही हूँ, तो फिलहाल इट्स गेटिंग रेडी फॉर अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बेहतर रहता है। 510 या 500 का सपोर्ट के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है और एक बार ये 540 550 को क्रॉस करता है तो यू मे सी अ फर्दर रन अप आल्सो। सो आई प्रेफर ग्लेनमार्क लाइफ ये मौके पे। ठीक है, ग्लेनमार्क लाइफ को आप यहाँ बाय करने की सजेस्ट करेंगी। आप कुछ और स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, आदतन इंपॉर्टेंट नंबर्स, जहाँ नंबर्स का न्यूज़ का एक ट्रिगर है और आज उनमें एक्शन हो सकता है। पूजा बताएं कौन से आज एक्शन स्टॉक्स? जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में नतीजों पर ही फोकस करेंगे और कुछ नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। फ्यूजन माइक्रो के नंबर्स देखिए, करीब मुनाफे में करीब 723% की
की ग्रोथ और ब्याज से आय में 62% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा EIH के नतीजे भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इसका भी रिएक्शन आज स्टॉक पर दिख सकता है। आय में 111% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 972% बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में देखेंगे तो करीब 372% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कैप्री ग्लोबल के नतीजे भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर NII देखेंगे तो वहां पर 31% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की और मुनाफे में 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। NACL के नतीजे भी अच्छे हैं। आय में 27% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 68% से बढ़ा कंपनी का, और मुनाफे में भी देखेंगे तो करीब 64% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजे वीक नजर आ रहे हैं। आय में गिरावट दर्ज हुई करीब 28% की, कामकाजी मुनाफा घटा कंपनी का 17% से, और मुनाफा भी देखेंगे तो 66% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो इसका एक रिएक्शन आज स्टॉक पे दिख सकता है। ठीक है, शुक्रिया पूजा ये सारे कंपाइल करके स्टॉक्स लाने के लिए। चलिए क्विकली इनमें ट्रेड्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है, जहाँ अच्छे नंबर्स आए उन पर देख लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस और MTR टेक नंबर्स अच्छे आए थे। राहुल, क्या यहाँ बाइंग आ सकती है आज? तो जिंदल स्टील का चार्ट अगर आप देखेंगे, जिंदल स्टेनलेस स्टील की भी बात करेंगे, पर जिंदल स्टील का चार्ट भी एक उनका बहुत बड़ा डाउन मूव आया था, और वो डाउन मूव अभी शायद खत्म होने को साइंस दे रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ से 1-2% ऊपर जाता है तो इट कैन बी अ गुड बाइंग, कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो वो तो जिंदल जिंदल स्टील पे हो गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का बात करेंगे तो एज गुड एज जिंदल स्टील उसका चार्ट नहीं लग रहा है। अभी भी वेट किया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में 302 के आसपास रेजिस्टेंस पॉइंट है। हालांकि अभी डिमांड जोन में है, थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, क्योंकि जिंदल स्टील में भी बाउंस आ सकता है। हम अभी इनिशिएट नहीं करेंगे लॉन्ग इसमें। ठीक है विशाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं और उनका एक इंडेक्स पे व्यू ले लेते हैं। चंदन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग है, आज 18,350 के आसपास का गैप मिल जाएगा हमको। इंडेक्स पे क्या करना है एक तो ये बता दीजिए, दूसरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बताइए। जी नमस्कार। देखिए बाजार में ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है, और पिछले 3-4 दिन का निफ्टी में लोअर हाइज लोअर लोस था, वो कल निगेट हुआ है। इवन आप देखोगे फ्राइडे के दिन एक पिन बार और हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना था, और कल उस जो लोअर हाइज लोअर लोस था उसको निगेट करके मोमेंटम बिल्ट हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि वापस रिसेंट के स्विंग हाइज यहाँ पे छूते हुए नजर आएंगे। कल का जो लो है ऑलमोस्ट 18,181 वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं 18,442 18,500 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ 18,181 के सपोर्ट से कोई भी डिक्लाइन आते हैं वहां पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट कंटिन्यूसली पिछले लगभग 10 से 11 वीक से हाई राइज हाई लोस बना रहा है, यानी किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ रहा है। बट डेली चार्ट पे देखें तो एक राइजिंग में, और स्पेशली पिछले 5-6 दिन से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। नीचे में 43,444, ऊपर में 44,144। सो ये रेंज अब ऊपर की तरफ टूटना चाहिए, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली मोमेंटम कम है, तो यहाँ पे रेंज बाउंड बायस रखेंगे विद सपोर्ट ऑफ 43,500, अपसाइड में 44,151। बट यस निफ्टी में 18,181 के सपोर्ट से 18,500 के टारगेट प्रभावी होने चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपका इंडेक्स पे व्यू पॉइंट हो गया। हालांकि कुछ एक शेयर्स मेरे पास भी हैं सर जो आज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, पर जरा मैं वो शेयर्स आपसे पता कर लेता हूँ जरा जल्दी जल्दी। 2-4 ही शेयर हैं। पहला मेरा शेयर होगा सर अडानी के शेयर्स में से कोई आपको पसंद है जो आज ही खुलते ही प्लस कर लें अडानी ग्रुप में से? चंदन सर देखिए यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर रहेगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप करें। इन स्टॉक्स को हम क्लोजली नहीं ट्रेक कर रहे हैं, बट यस यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। बट आप सीमेंट काउंटर में देखें तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एड है, तो 410 का सपोर्ट है मोमेंटम के लिए। तो जो मोमेंटम में प्ले करना चाहिए ऑप्शन में भी प्ले कर सकते हैं, तो कंपैरेटिवली रेंज ब्रेकआउट और प्राइस सेटअप को यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए पर्टिकुलर नेम्स के लिए। ओके ठीक है, ऑलराइट। चंदन आपसे आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक बार रुकते हैं एक खास सेगमेंट के लिए, और विमाक्षी हम तक लेकर आई हैं आज के बिग बोल्ड ब्रोकरेज। देखते हैं कौन सा स्टॉक है।
बिल्कुल आज का बिग बोल ब्रोकरेज है संवर्धना मदरसन के ऊपर। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर ओवरवेट की राय के साथ, टारगेट प्राइस 95 के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें, उनका कहना है कि कंपनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है अर्निंग्स रिकवरी के। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू और EPS कैगर करीब 16 से 54% तक रह सकते FY23 से लेकर FY25 तक। काफ़ी सारे ग्रोथ ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि राइजिंग ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन और रीसेंट एक्विजिशंस का रैंप अप। बिजनेस रिकवरी के चलते नेट डेट और EBITDA भी कम हो सकता है, ROCE में इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते संवर्धना पर जेपी मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है, ओवरवेट की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस 95 का दिया है। इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट आप बता रहे हैं जेपी मॉर्गन की संवर्धना मदरसन पे। ठीक है, एक बार इस स्टॉक को भी डिस्कस करते हैं। राहुल, मेजरली ये जो स्टॉक्स थे और जिनका कहीं ना कहीं ओवरसीज बिजनेस यूरोप ऑपरेशन से लेना देना था, उन स्टॉक्स पे एक बड़ा डेंट रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब स्लगिशनेस से, स्लगिश पीरियड से बाहर में आए हैं। संवर्धना के चार्ट्स क्या कहते हैं? तो संवर्धना की बात करें तो आप नोटिस करेंगे 20 मार्च से बिगिनिंग से लेके हमेशा 20 डे EMA के ऊपर ट्रेड करा, और जब भी एक छोटा सा करेक्शन आता है वो 20 डे EMA के नीचे क्लोज नहीं होता है, इट कंटिन्यूज टू अप। अभी फिलहाल 81 और 84 के बीच में एक सप्लाई जोन है जो जस्ट ₹1.5 दूर है करंट मार्केट प्राइस से, तो अभी लॉन्ग नहीं करेंगे। ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, बट अ बेटर पॉइंट टू इनिशिएट अ लॉन्ग वुड बी अबव 84 के ऊपर में लॉन्ग इनिशिएट करना बेटर रहेगा, ताकि ये जो इंटरमीडिएट सप्लाई जोन है निकल जाए। एक और बात, अगर थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिले, ये लेवल जो है 81.5 और 84 के बीच, वहां से अगर करेक्शन आपको देखने को मिले तो 76-77 पे फिर से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, ठीक है। आप 26 सेकंड बाद एक अहम खबर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, जो कि एक न्यूज़ ब्रेक के तौर पर आपके सामने हम लेके आएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले आज, क्योंकि अब लेवल्स फ्रीज हो गए, मैं जब तक वो आपको बताया तो फिर इस खबर पे जाएंगे। 48 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी खुलेगा 18,350 के ऊपर। अच्छी बात है कि 18,300 और 18,350 बैक टू बैक आपको मिल रहा है, तो जिनके पास राइटिंग है वो ट्रैप होंगे। दूसरी बात, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 44,000 के हम बेहद करीब हैं। कल बैंक निफ्टी चल नहीं रहा था, लेकिन आज शुरुआत में उसको भी गैप मिल रहा है। अगर ये गैप को सस्टेन करता है तो कल का फिलअप भी कर देगा। ये कल जो थोड़ा बहुत साइडवेज होके था, ये कल को भी फिलअप करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन इसको 44,000 के लेवल पूरा करना होगा। और अगर आज 44,000 पूरा हो गया तो आप आज ही ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं। खैर, हम न्यूज़ ब्रेक की बात कर रहे थे। अजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो एक न्यूज़ ब्रेक आपके सामने कर रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अजय। देखिए, हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल सर्विसेज जो MFI कंपनी है, उसमें एक बड़ा ब्लॉक आ सकता है, एक ब्लॉक डील हो सकती है। आपको याद होगा कि स्पंदना स्फूर्ति की जो फॉर्मर MD हैं और वो फाउंडर भी थी पद्मजा रेड्डी, वो अभी भी इस कंपनी में 14.5% स्टेक होल्ड करती हैं। उसकी वैल्यू है करीब करीब 700 करोड़ रुपए, और हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये ब्लॉक डील बाजार में आ सकता है। उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ को बैंकर नियुक्त किया है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। इनफैक्ट हमें ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि पूरा ब्लॉक आप हमें दे दीजिए एक ही बार में, जबकि पद्मजा रेड्डी की राय ये है कि वो अपनी एक नई कंपनी बना रही है, कीर्तना फाइनेंशियल, जो एक विमेन सेंट्रिक NBFC होगी। उसमें कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो इस पैसे से उस कंपनी को बनाना चाहती हैं, बट उनको पूरा 700 करोड़ की ज़रूरत अभी नहीं है। तो हमें जानकारी ये मिली है कि वो ट्रांचेज में अपने ब्लॉक्स देंगी, और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि स्पंदना स्फूर्ति के अगर आप रिजल्ट्स देखें, अभी फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार आए थे, तो ये चांसेस है कि बहुत डीप डिस्काउंट पे ये ब्लॉक ना हो। यूजुअली हमने देखा है बड़े ब्लॉक्स बड़े डीप डिस्काउंट पे आते हैं। एक तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दूसरा मैडम रेड्डी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर एग्जिट जैसी सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हाई है, वो पूरा ब्लॉक एक ही बार में लेना चाहते हैं। तो ICICI सिक्योरिटीज़ अभी उन्होंने मार्केट में बड़े फंड से बातचीत करना शुरू की है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, लेकिन कुछ ब्लॉक डील्स होंगी इसके अंदर, और इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिए। हमने जो है पद्मा जी से रीच आउट करने की कोशिश की, मेल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। इनफैक्ट हमने करंट मैनेजमेंट से ही बातचीत की,
केदारा कैपिटल सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वहाँ पे और नए मैनेजमेंट आ चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि हम मार्केट स्पेकुलेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सोर्स से ये कह रहे हैं कि स्पंदना में एक बड़ा ब्लॉक होगा और मल्टीपल ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रखें। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बहुत हाई है। ठीक है अजय, वैसे एक चीज़ पता करने, ये आज ही लग जाएंगे ब्लॉक और जो आज के प्राइसेस हैं उसके गिर्द ही होगा ये? डिम्पी देखिए, आज ही तो ब्लॉक नहीं होगा, कुछ दिनों में होने की उम्मीद है क्योंकि अभी चर्चा जारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट पे हम जो सुन रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि बहुत फायर एग्जिट जैसी बात ही नहीं है। औने पौने दावों पे कोई देगा नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, रिस्पॉन्स अच्छा है और सारे पैसे की एक साथ ज़रूरत पद्मजा जी को है नहीं। तो इसलिए ये बातें जो है अगर आप ध्यान में रखें तो चांसेस है कि बहुत डीप डिस्काउंट नहीं होने वाला है। करंट मार्केट प्राइस पे ही हो या फिर जो भी करंट मार्केट प्राइस प्रेवलेंट हो आगे कुछ दिनों में वहां पे हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया अजय ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। एक क्विक चार्ट चेक ले लेते हैं, समझ लेते हैं। चंदन है हमारे साथ। चंदन, अगर ये ब्लॉक आते हैं तो ये सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाएगी, हालांकि ब्लॉक्स एक साथ नहीं आएंगे और इंस्टीट्यूशंस का काफी इंटरेस्ट है पूरे माइक्रो फाइनेंस में। स्पंदना स्फूर्ति के चार्ट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए, इस चार्ट को काफी हम कम ट्रेक करते हैं, बट फिर भी जहां तक प्राइस सेटअप है वीकली चार्ट पे वो इंडिकेट कर रहा है कि पिछले लगभग 10-12 दिनों में एक पोज बना है पॉजिटिव मोमेंटम में, बट एक पैटर्न भी बन रहा है जो कहने के नैरो रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और कोई भी हल्का सा ट्रिगर यहाँ पे पॉजिटिव वे में होता है तो मेरे हिसाब से 5-7% की रैली बननी चाहिए, क्योंकि रैली इसलिए बननी चाहिए कि मार्च से लेके मई तक यहाँ पे एक बड़ा रनअप देखा था 470 से लेके लगभग 695, और अभी 3 वीक में उस बैंड के अपर रेंज पे कामकाज कर रहे हैं और डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और इसमें बड़ा ब्लॉक हुआ था लगभग स्टार्ट ऑफ द मई, तो वो पोजीशन अभी तक इंटेक्ट है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपमूव बनना चाहिए। 645 का सपोर्ट रहेगा, हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर होता है तो मेरे हिसाब से 700-740 तक के अपसाइड भी यहाँ पे अचीवेबल है। ओके ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड रह गए मार्केट की ओपनिंग होने में। आज अडानी ग्रुप का बोलबाला फिर से रह सकता है स्क्रीन पर, क्योंकि गैप मिल रहा है। 3% अडानी एंटरप्राइजेस ऊपर खुलेगा, अडानी पोर्ट करीब 2%, बीपीसीएल, भारती एयरटेल ये कुछ एक शेयर हैं जो शुरुआत अच्छी दिखाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर ओपनिंग हो रही है और इसी ओपनिंग के अंदर आप डिक्लाइन भी चेक करेंगे और इस समय आप देखें तो सेंसेक्स करीब 115 पॉइंट और निफ्टी करीब 43 पॉइंट है 350 के ऊपर। आज बैंक निफ्टी 80 एच यानी कि ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है अगर 44,000 के ऊपर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर एक सेंस ऑफ जो कल लेफ्ट आउट फीलिंग था वो काफ़ी तक कंप्लीट होता दिखेगा। अदरवाइज अगर 44,000 के ऊपर नहीं आता तो फिर मुश्किल रहेगी, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग वापस से हावी हो जाए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन 1100 वर्स 300 शेयर है। कल आपने चेक किया होगा कि 1000 और 500 थे, आज 1100 300 है, यानी कि कल के मुकाबले आज की रेशो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अब 56 पॉइंट की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइज खुला था 3%, देखते ही देखते 8% ऊपर हो गया है, इसलिए इन शेयर्स के अंदर काफ़ी तेज़ी से मूव आता है और अपनी स्क्रीन पर आप उनको देख भी रहे हैं। अदानी पोर्ट अब 3% है, इसके अलावा बीपीसीएल और भारती एयरटेल ये करीब करीब 1-1% की तेजी के साथ है। कौन से शेयर नहीं चल रहे? डिविस नहीं चल रहा, कल इसमें शॉर्ट कवरिंग थी, आज प्रॉफिट बुकिंग वापस है। आज नहीं चल रहा, अपोलो हॉस्पिटल आज नहीं चल रहा, कोटक आज नहीं चल रहा, बैंकिंग में एक्सिस बैंक भी आज नहीं चल रहा। ये शुरुआती शेयर हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं। फिर से अगर आप चेक करेंगे तो आपको आज बैंक इंडेक्स के अंदर ज़्यादा बज़ नहीं दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में आपको नंबर्स भी नहीं दिख रहे हैं। फिर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको थोड़ा ज़्यादा बज़ शुरुआत में दिख रहा है, एक बार मैं वो आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। आप देखेंगे आज मेटल्स के अंदर मूवमेंट काफ़ी अच्छी है। मेटल इंडेक्स ही अपने आप में करीब 1.5% ऊपर है। एक बार जरा मेटल इंडेक्स दिखाइए। एनर्जी का इंडेक्स है और कमोडिटी का इंडेक्स है, ये करीब आधा % ऊपर है। ये हीट मैप से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि अव्वल नंबर पर खड़ा अदानी एंटरप्राइजेस अब हो चुका है 10%। ये क्योंकि F&O शेयर है, ये 10% पे 1 मिनट के लिए फ्रीज होगा, 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा, ये फिर से चलने लग जाएगा अगर इसको और ऊपर जाना है तो। बीपीसीएल 2% दिख रहा है और जो नीचे आप शेयर्स देख पा रहे हैं उसमें बजाज ऑटो के अंदर बैक टू बैक कई दिनों के चलने के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। डिविस लैब भी कल की तेजी का कूल ऑफ हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग थी। और आज कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्ले थोड़े कमजोर हैं, जिसमें सिप्ला भी आप जोड़ सकते हैं और अपोलो हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल सेगमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में क्या हो रहा है ये आपको प्रियंका बता रही है। डिम्पी देखिए, छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज फिर से आपको सेकेंड थर्ड डे इन रो जाएगा। इनफैक्ट कि अडानी स्टॉक्स में एक्शन है, अडानी विल्मर यहाँ पर भी 10% की मूव, लगभग 10% हो जाएगा। और कल भी आपको याद होगा कि टॉप गेनर था मिड कैप स्पेस का। दूसरा स्पेस है पीबी फिनटेक, यार नंबर्स अच्छे आए थे
और 2% तक की मूव यहाँ पर है। कुछ और दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें आपको कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक दिख रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर जहाँ पर GQG की नई बाइंग आई है, वहाँ पर लगभग 1.5% की तेजी है। स्कॉट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स हैं और साथ ही कुछ और इलेक्ट्रिकल स्टॉक, और BHEL फिर से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक में, इनफैक्ट डिक्सन भी 2-3 दिन चलने के बाद यहाँ थोड़ी नरमी है। अडानी विल्मर, जब अडानी विल्मर पर एक कंसर्न रहते थे, पतंजलि फूड्स भी उसी के साथ नहीं चलता था। पतंजलि फूड्स में लगभग 1.25% तक की गिरावट आज देखने को मिली है। अडानी विल्मर तो अपने रीजन से चल रहा है, लेकिन ध्यान पतंजलि पर भी गया तो जस्ट हाईलाइटेड। टाटा एलेक्सी नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कम थे, चल चुका था, उसके बाद आज हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। लेट्स सी कि अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो। ये मिड कैप में है और इसी के साथ स्मॉल कैप स्पेस में भी देख लेते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप भी कल भी इंट्राडे हाईस पे बंद हुए थे और अच्छी खासी मूव थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत था। यहाँ पर MCX में लगभग 5-5.5% की मूव है। यहाँ एक न्यूज़ का ट्रिगर भी है और यहाँ पर आप देखें तो 6% की मूव है। इसके अलावा बालाजी एमाइंस जैसे काउंटर में आज लगभग 4% की मूव देखने को मिल रही है। कल बालाजी के स्टॉक में ही हमने देखा था 10% की नेगेटिव मूव थी, क्योंकि नंबर्स खराब थे और साथ ही यहाँ पर कई सारे डायरेक्टर्स ने रिजाइन भी किया था। लेकिन आज एक रिकवरी ट्रेड क्लियरली अटेम्प्ट हो रहा है। यहाँ पे 4% का आपको रिबाउंस दिख रहा है। दूसरे कुछ और फार्मा स्पेस में बैंक ऑफ PSU स्पेस में PSU बैंक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक्स हैं जो इस वक्त दबाव में दिख रहे हैं, और साथ ही दूसरे स्टॉक्स में एलगी इक्विपमेंट्स अच्छा खासा चलने के बाद यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आप क्या देख रहे हैं आज? मैं देख रहा हूँ अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को। करेक्ट, आज भी 10% है। अब ये मतलब आप ये देख लीजिए कि क्या समय जिसने इस समय का फायदा उठाते हुए ले लिया होगा था राजीव जैन के आने के बाद भी, वो आज का जो भाव है ना, वो हिडनबर्ग रिपोर्ट के हिट के ऊपर आ गया। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आसपास 3500 के आसपास था तब। नहीं, अभी मेरे को रिसर्च ने मैसेज किया है अदानी पोर्ट आ गया। अच्छा, पोर्ट आ गया है। हाँ, अदानी पोर्ट से आसपास था, करेक्ट, उसके ऊपर आ गया पूरे। अब दूसरे भी आ ही जाएंगे। हाँ। ये देखिए सारे पूरे स्टॉक्स जो हैं जबरदस्त सर्किट, खुले ही सर्किट पे हैं। ये इंडेक्स को काफी हेल्प देंगे क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स जो हैं एंटरप्राइजेस जैसे उसका पार्ट है। इसके ऊपर सबसे पहले एक चार्ट चेक ले लें, अगर ले रखा है पोजीशन, क्योंकि 3-4 दिन में कुछ लोगों ने इस पे आजमाया था हाथ। वैशाली आप क्या कहेंगे उनको, रुकने के लिए कहेंगी, किस लेवल्स के लिए? किरण आप बताइए। एंटरप्राइज और पोर्ट्स में लोग काफी ज्यादा इच्छुक थे और लोगों ने पोजीशन ली भी है, क्या कहेंगे आप उनको? सो अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट एंड अदानी एंटरप्राइज हमारे भी प्रिफर्ड पिक रहे थे। कहीं ना कहीं जब ये एक करेक्शन आया था तब हमने भी अदानी पोर्ट्स के ऊपर लोगों को एडवाइस दिया था, हमारे क्लाइंट्स को, उसको कि आप इस डीप का एक अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। सो पहले मैं अदानी पोर्ट के ऊपर कमेंट करूंगा। जिस तरह से प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 600 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था स्टॉक के पास, जैसे ही वो क्रॉस किया स्टॉक ने 900-1000 तक के लेवल छुए। वापस जिस तरह से करेक्शन आया हमने देखा कि 400 के आसपास बॉटम बनाया और कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 600 से 700 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। वहां से जो ये ब्रेकआउट आया, आज स्टॉक ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। 735 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अदानी पोर्ट में बन रहा है। हाई वोलेटाइल स्टॉक है, काफी सारी न्यूज भी घूम रही है। सो अगर किसी ने ये डाउनफॉल का फायदा उठाया तो मेरे हिसाब से 735 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 800 के आसपास एक बार प्रॉफिट होके साइडलाइन होके वेट एंड वॉच कीजिए। सिमिलर वे अगर अदानी एंटरप्राइज की हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे थे कि 1900 के आसपास एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं दिख रहा था। 1900 के आसपास हमने भी ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। अब कहीं ना कहीं 2600 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 2600 क्रॉस होता है तो फिर 2900 जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन इसमें भी मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप 2480 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 2480 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक होके वेट एंड वॉच कीजिए। क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गए। अगर आपने सही समय पे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आप एंट्री ले चुके हैं। आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आ रही है। चंदन, आप आईटी में कहां बेट करेंगे? एक तो ये क्लस्टर है परसिस्टेंट, KPIT, साइंट वाला, और आपके लार्ज कैप टेक महिंद्रा, HCL टेक भी अच्छा चल रहा है, इन्फोसिस भी चल रहा है। आप कहां बेट करना चाहेंगे? बिल्कुल, आईटी में हम पॉजिटिव है और आईटी में दो नाम पे फोकस है, परसिस्टेंस, बीसॉफ्ट और ये सिलेक्टेड नेम। तो मैं बीसॉफ्ट में इनफेक्ट खरीदारी की सलाह रखूंगा। आज हमारा ये टॉप पिक भी रहा है, तो 328 के सपोर्ट से कहने की 360 तक के टारगेट बीसॉफ्ट में बनने चाहिए। बजाज इलेक्ट्रिक की आज ही हम सुबह बात कर रहे थे और इसके अंदर खबर भी थी, देखिए 2% ऊपर 1226। किरण, आप रिविजिट करेंगे? आपने ही तो कॉल लिया था इस पे। बजाज इलेक्ट्रिकल, राइट? जी हाँ, बजाज इलेक्ट्रिकल्स।
इसमें फंड रेजिंग की खबर भी है, लेकिन रिजल्ट के बाद से काफी अच्छी चाल आ रही है। सो बजाज इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, जैसे सुबह भी हमने बात किया था कि अगर 1200 के ऊपर ये स्टॉक टिक जाता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। मेरे साथ जिसके पास है, या तो आज सुबह कमेंट हमने जिस तरह से डिस्कस किया था और उसके बाद भी किसी ने लिया हो, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। सुबह जो हमने स्टॉप लॉस दिया था 1140, उस स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करके 1170 1180 का एक स्टॉप लॉस करके डेफिनेटली इसमें होल्ड रख सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग बैट है ये, तो भी कहीं ना कहीं आप 1300 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो बजाज इलेक्ट्रिकल में। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं 1170 के स्टॉप लॉस के साथ। ये सिरमा एसजीएस में अभी भी 70 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है, जरा उसके चार्ट्स को लेके आइए। राहुल, आप सिरमा एसजीएस ट्रैक कर रहे हैं? 4-5 दिनों से चल रहे हैं ये सारे स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले। सिरमा एसएस आपने कहा था नाम, राइट? सिरमा एसजीएस 371 रुपए का भाव है, SYRMA। तो टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग, जाहिर सी बात है, लास्ट कुछ दिनों से एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बना रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़ा थक गए हैं, अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े थके हुए लग रहे हैं, तो इस पार्ट में लॉन्ग इनिशिएट करना मुनासिब नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम ऊपर की साइड है, 5% आज ऊपर है, तो आज इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा कूल ऑफ बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद आप इसे लेना चाहेंगे। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। अडानी पोर्ट्स इस बीच 8% हो गया, इनफैक्ट सारी अडानी स्टॉक्स पे नजर आ रही है। अडानी ट्रांसमिशन हो, अडानी पावर, वहाँ अडानी विल्मर, सभी में इनफैक्ट आप अपर सर्किट के आसपास काम करते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस बीच M6 का एक स्टॉक, चंदन आप बताएं, क्या इसमें तेजी और बढ़ सकती है? यहाँ से भी M6 के स्टॉक को प्लस कर सकते हैं? इस काउंटर की बात करें तो अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है नीचे के स्तर से, और वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था उसका अब निगेशन देखने को मिला है। पिछले लगभग 8 वीक में 1540 से स्टॉक करेक्ट होकर लगभग 1285 तक गया है, तो जिस हिसाब से रिकवरी हुई है एक बार के लिए वापस 1430 तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, ओके। कुछ दूसरे स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट आपको अतुल, आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्या आपकी नजर होगी राहुल? अतुल इंडस्ट्रीज, तो अब अतुल लिमिटेड की पहले आप बात करेंगे तो अतुल लिमिटेड 20 डे EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है राइट फ्रॉम दिसंबर ऑफ 2022, तो उस पे तो हम लॉन्ग बिल्कुल इनिशिएट नहीं करेंगे। नहीं, दोनों अतुल स्टॉक्स पे चार्ट अगर नोटिस करेंगे एकदम सस्टेन नहीं हो पा रहा है हायर लेवल्स पे, तो दोनों स्टॉक्स पे लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को भी एक बार चेक करते हैं, और दीपक नाइट्रेट, थोड़ा सा आज को केमिकल स्पेस में थोड़ा एक्शन तो दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज या दीपक नाइट्रेट, इसमें से कोई पोटेंशियल कैंडिडेट दिखता है जहां शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं? चंदन जी देखिए, दीपक नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, और प्राइस सेटअप के हिसाब से आप देखोगे तो इन सेलेक्टिव काउंटर में बीटन डाउन जो था उनमें रिकवरी बनी, और राउंडिंग फॉर्मेशंस के पिक्चर यहाँ पे देखने को मिले। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो अभी 3 दिन पहले 2000 का लो बना है, और वापस अब पेने के ऊपर के हायर बेस यहाँ पे बन रहे हैं, तो 1920 के आसपास का सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस में, जो कल का लो भी था 1920 के सपोर्ट से कहने के वापस 2005-2006 तक के लक्ष्य यहाँ पे बन सकते हैं। मिड कैप फाइनेंशियल्स फ्यूजन तो रिजल्ट्स के बाद 5% ऊपर खुला है, मौका लगा या नहीं, अगर आपने सही समय भर दिया है तो बात अलग है। केपरी ग्लोबल भी लेके आइए डायरेक्टर साहब, केपरी ग्लोबल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट जुड़ेंगे हमारे साथ। पहले फंड रेजिंग का कुछ प्लान था, लेकिन उसके बाद डिले कर दिया गया, लेकिन स्टॉक 700 रुपए की तरफ जा रहा है, 2% ऊपर, डेज हाई की तरफ, करीब 50% ऊपर इनका मुनाफा हुआ है, और टॉप लाइन ग्रोथ भी 20% के ऊपर आई है। एक बार चार्ट पे दिखाइए किरण, केपरी ग्लोबल 700 क्रॉस करेगा? केपी ग्लोबल 688 के करीब आ चुका है। चार्ट्स आर नॉट ओके, चार्ट्स अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लेके आई रेड्डी साहब, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज काफी चला हुआ स्टॉक है, थोड़े मायूस करने वाले नतीजे आए हैं, स्टॉक 3% नीचे, क्या लेना चाहिए? चंदन, फिनोलेक्स का पूरा ग्रुप केबल्स इंडस्ट्रीज चल रहा था, आप लेंगे चार्ट्स पे इसको? बिल्कुल, यहाँ पे इस काउंटर को आप देखिए तो काफी पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला था, बट उस
रेंज बाउंड मूव में भी आप देखोगे स्ट्रेंथ बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे सस्टेन स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस कंपेरेटिवली सारे सेक्टर में पॉजिटिव बायस बना हुआ है। इनफैक्ट इस साल में भी देखें तो लगभग 60% की बढ़त ऑलरेडी बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 860 के आसपास का सपोर्ट है। 860 के सपोर्ट से ऊपर में 940, 937 तो इसका लाइफ टाइम है, तो 940 और 1000 तक के स्विंग बनने चाहिए। ठीक है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज, इसको देखते हैं क्योंकि टायर स्टॉक्स में इसने इतनी मूव नहीं दिखाई जितनी दूसरे स्टॉक्स चलते रहे हैं बिफोर द ओवरसीज रीजंस। क्या राहुल, बालाकृष्णा पे कोई ट्रेड आप देखेंगे? राहुल? या बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो एक सेकेंड, अभी फिलहाल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि कल का कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग बना हुआ है और वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट पे खुला हुआ है, तो थोड़ा सा करेक्शन 2260 के आसपास आज आप देखेंगे एकदम फ्लैट चल रहा है पॉजिटिव मार्केट में क्योंकि ये सप्लाई जोन में है, तो 2260 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 2235 पे और ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं। जब भी इतना बड़ा एक कैंडल बनता है और आपको फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा है नेक्स्ट डे पे और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे हो, तो जनरली एक छोटा डिप के लिए वेट करना चाहिए लॉन्ग करने के लिए इन स्टॉक्स को। आज मारुति पे भी ट्रेड दिया था किरण ने, और मारुति की अभी फिलहाल मूवमेंट तो ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही दूसरे कुछ स्टॉक्स जो हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वहाँ पर आधे % की मूव है और आईटीसी में भी अभी फ्लैट टू पॉजिटिव मूव दिखाई दे रही है। रिलायंस पर क्या बेट करेंगे चंदन? देखिए, इस काउंटर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी है, और इनफैक्ट कल के दिन का जो रिकवरी था उसमें सेविवेट्स का नाम सबसे पहले रहेगा क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न का डेवलपमेंट देखने को मिला था। इनफैक्ट आप देखोगे कि यहाँ पे 4-5 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस निगेट हुए थे। 2420 का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं वापिस ये 2550 तक के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। तो पिछले 4-5 दिन का हल्का सा करेक्शन और कंसोलिडेशन है वो अब कंप्लीट हो रहा है और उस वजह से यहाँ पे 2500 और फिर 2550 तक के लेवल बनेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि नीचे में 2400 और उसके स्लाइटली ऊपर की पुट में राइटिंग भी बन रही है। ग्लैंड फार्मा को देखिए 950 के आसपास, कल 10% सर्किट 20% का सर्किट लगा था इसका नीचे का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज रिकवरी देता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसका बॉटम बन गया? इस भाव से लेना चाहिए किरण ग्लैंड फार्मा? फार्मा के अंदर थोड़ा वेटिंग वॉच करना चाहिए। आज फर्स्ट टाइम उसने रिकवरी इनिशिएट किया है। हम देख रहे हैं कि जो उसका मेजर बॉटम था 1150, उसको तोड़ के स्टॉक अभी 960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज पहला दिन है, मेरे हिसाब से आज का दिन आप वेटिंग वॉच कीजिए। अगर इंट्राडे के हिसाब से 980 क्रॉस करता है देन यू कैन ट्राई फॉर इंट्राडे ओनली। अदरवाइज अगर किसी को बॉटम फॉर्मेशन बॉटम फिशिंग करना हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच करें। जबरदस्त मूव्स बाजार में आते हुए एक बार बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स को लेके आए साहब। निफ्टी को तो काफ़ी मदद मिल रही है अदानी से भी और आईटी से। 18400 के करीब हम पहुंच गए। 8-9 पॉइंट का डिस्टेंस रह गया है, लग रहा है वो भी काफ़ी हट ही जाएगा। बैंक निफ्टी आज वापस आ गया है। बैंक निफ्टी गेनर्स लेके आई है। पहले कल क्या था, आईटी, रिलायंस, आईटीसी, एलएनटी ये सब साथ दे रहे थे निफ्टी का, अदानी। आज बैंक्स ही वापस आ गए। अगर बैंक्स वापस आते हैं तो ये 18400 वाला जो एरिया है वो क्रॉस हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में आपको एसबीआई, एक्सिस बैंक सब डेज हाई पर नजर आ रहे हैं। बैंक में क्या खेलेंगे अभी आप चंदन? बैंक भी आज पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बैंक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम आई है 44,151। उस लाइफ टाइम आपको जस्ट टेस्ट किया और उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है, तो स्ट्रेंथ तो बनी है क्योंकि हम राइजिंग चैनल को होल्ड कर रहे हैं। मेजर सपोर्ट है वो 43,444 है और इमीडिएट सपोर्ट आपका 43,750 पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो काफी गुंजाइश है कि 44,151 निकले। कंसर्न ये है कि हम मंथली एक्सपायरी के आसपास है और 44,000 की कॉल में काफी राइटिंग हुई है, इसकी वजह से ये थोड़ा कंसोलिडेट है, बट ये ब्रेकआउट तो होना चाहिए। कहीं ना कहीं 44,500 तक के अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। अब बैंकिंग की बात करें आप, तो मैं यहाँ पे बैंकिंग में ऐसा मान रहा हूँ कि पीएसयू और प्राइवेट दोनों में मोमेंटम बनेगा। और यहाँ पे आप पीएसयू बैंक्स की बात करें तो मैं एसबीआई पे ध्यान रखना चाहूंगा। स्टॉक्स में नतीजों के बाद हल्का सा डिप बना, बट वापस एक मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है। रिजल्ट के दिन 570 के आसपास के बेस बने थे, वो अब सपोर्ट का काम करेंगे। 570 के सपोर्ट से कहीं 600-605 तक के लेवल एसबीआई में बन सकते हैं। ये केमिकल स्टॉक्स की आपने बात की, NACL नागार्जुना एग्रीकेम करके एक स्टॉक है, 95 रुपीज़, 2000 करोड़ का एम कैप है। जरा इसके चार्ट्स को लेके आइए। NACL लिमिटेड 95 रुपये का भाव है, 10% ऊपर है। ये क्या ब्रेकआउट दिखा रहा है?
राहुल जरा चार्ट चेक करेंगे आप, NACL इंडस्ट्रीज। तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है, बिकॉज बहुत टाइम से एक बहुत छोटा रेंज में था, रेंज 890 ऑन द अपसाइड और 80 ऑन द डाउनसाइड था, और इतना बड़ा गैप के साथ रेंज को तोड़ा है, तो डेफिनेटली ये रेंज ब्रेकआउट है और शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश लग रहा है। एक्चुअली इसमें ट्रिगर क्या है, इसमें ट्रिगर डायरेक्टर साहब ने खुद चलाया अभी स्क्रीन पे इसके रिजल्ट्स में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है। डायरेक्टर साहब एक बार वापस चलाइए। मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो गया है और टॉप लाइन भी आएगी, और ये रिजल्ट मार्जिन, ओहो क्या ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन है, 8.5% वाला मार्जिन 11.5%। तो ये टर्न अराउंड नज़र आया है NACL में, जो आपको 10% के सर्किट पे लेके जा रहा है। अगर आज मौका लगा रिजल्ट देख के 87-90 तक भी लिया है, तो लंबे अवधि में 6 महीने में क्या भाव हो सकता है इसका? राहुल एक बार थोड़ा लॉन्गेस्ट चार्ट बताएं। 30% करीब टॉप लाइन ग्रो की है। तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस 101 और 110 के बीच में, बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉट वंस हैज इट क्लोज्ड बिलो द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, एकदम 2021 अप्रैल से लेके आप देखेंगे, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है एक स्टॉक के लिए। आप लार्जर टाइम फ्रेम मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस पैटर्न भी अभी फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 97-98 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, और मिनिमम आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर 1-2 महीने का नजरिया है 118 और 120 के बीच आप देख सकते हैं इस स्टॉक को। ओके ठीक है, दो स्टॉक्स हैं, एक तो ITI जिसके बारे में हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, ये शेयर करीब 5% ऊपर है। दूसरा इंटरेस्टिंग शेयर है, इसके परसों नंबर आए थे MCX के, इसका रिएक्शन जो है ना वो कल हुआ और उसके बाद आज पॉजिटिव रिएक्शन है। कल ये थोड़ा वीक था, आज मजबूत है। MCX शुरुआत में 5.5% ऊपर है। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाइए राहुल जी, इस पे जरा आप चेक करके बताएंगे MCX आपको कैसा लग रहा है? ये एक्चुअली बॉटम पे है, नंबर्स वाला एंगल छोड़ भी दूँ ना तब भी मेरे लिए सपोर्ट पे है ये। तो बाउंस ये हुआ है एक सपोर्ट लेवल से, 2 दिन का जो अप मूव आप देख रहे हैं वो एक सपोर्ट लेवल से ही आया, और आज कोशिश कर रहा है अपना शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने के लिए। अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, और क्योंकि दिन का शुरुआत है, कह भी नहीं सकते कि सस्टेन होगा। अगर सस्टेन होता है तो एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से ब्रेकआउट होगा, तो नोटिस करेंगे कि 1-2 दिन ये प्राइस के ऊपर सस्टेन करे। 1400 के ऊपर अगर 1-2 दिन सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हो सकता है इसका 1340, बट 1-2 दिन सस्टेन करना बहुत जरूरी है 1400 के ऊपर। ओके ठीक है, बजाज ग्रुप का ना एक शेयर है सर, बजाज ऑटो, को पता है काफ़ी अच्छा चला और काफ़ी दिनों से चल रहा था। क्या अब ये रुकने की दहलीज पे आ चुका है? किरण एक बार आप इसके डाटा चेक कीजिएगा। क्या जिन्होंने स्विंग ट्रेड का फायदा उठाते हुए बजाज ऑटो के अंदर पोजीशन बनाई, अब उनको एक लेवल का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए सर? बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो एक आउट परफॉर्मर था डेफिनेटली, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 45-4600 के आसपास एक राउंडिंग टॉप भी बनाया है, एक फॉलिंग चैनल भी है इंट्राडे के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये स्टॉक वापस ऊपर में 45-50 के ऊपर जाता है तो आप री एंट्री कीजिए, या तो जो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो वापस री एंट्री कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ से हम देख रहे हैं, डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और 45-50 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो आप री एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 45-50 क्रॉस नहीं किया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 4400 तक एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हो। ये शेयर चला था 3700 से 3800 से सीधा 4500 पहुंचा हुआ शेयर है। अब कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कराने के मूड में है, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप बुक द प्रॉफिट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और शेयर है जो कि डाउन ट्रेंड में था, खबरों की वजह से भी दबाव में था, वो था मुथूट। लेकिन कल की जो बार बनी बहुत ही स्ट्रांग थी और आज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि सेकेंड डे भी मुथूट चलता हुआ दिख रहा है आपको। एक बार राहुल जी आपकी रिकमेंडेशन, मुथूट एवरेज का ब्रेकआउट कर रहा है, क्या आप पोजीशंस ले सकते हैं या अभी थोड़ा रुकना चाहिए? तो मुथूट फाइनेंस की बात करें तो जैसे मैं थोड़ा पहले करा कि इतना 2 बिग बुलिश कैंडल्स के बाद एंट्री करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और एक और बात है मुथूट में कि एक अच्छा सा फॉर्मेशन बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का बहुत ही पॉपुलर चार्ट पैटर्न माना जाता है। तो इसका ब्रेकआउट है 1160 के ऊपर। तो अगर किसी को लॉन्ग जाना है, मैं कहूंगा 1160 तक वेट करना चाहिए और फिर लॉन्ग लेना चाहिए।
नहीं तो अगर नीचे आता है, थोड़ा करेक्शन आता है, तो 1085 1090 पे भी लॉन्ग ले सकते हैं। तो एकदम बीच में है, कोई एक साइड मूवमेंट के लिए वेट करने की सलाह हम एडवाइस करेंगे। मुथूट फाइनेंस के कल नंबर्स के बाद भी बड़ा सर्च था और कंपनी ने गाइडेंस भी एयूएम गोल्ड लोन को लेकर एयूएम ग्रोथ जो बताई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई है। इनफैक्ट रिकॉर्ड क्वार्टर भी रहा इनका। लेकिन अब देखते ही देखते अडानी एंटरप्राइज 10 से 15% की तेज़ी पे है और अदानी पोर्ट्स लगभग 6% की मूव के साथ है। बीपीसीएल के अच्छे नंबर्स आए इसलिए वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट है 2% का। लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स में एक बार निमेश हमारे साथ हैं। निमेश, भले ही पूरा मार्केट आईटी और बैंक्स को देख रहा हो, लेकिन एफएमसीजी ने अपनी एक पेस बनाई हुई है। लार्ज कैप एफएमसीजी की आप बात करें और लगातार पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, इनके लिए ग्रीन शूट्स हैं भी, क्योंकि ओके निमेश हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ब्रिटानिया पे क्योंकि ये जो रूरल डिमांड में सेंटिमेंट सुधरते हुए इस एंटिसिपेशन में पिछले कई वीक से चल रहे हैं बड़े स्टॉक्स, ब्रिटानिया पर क्या लेवल्स होने चाहिए चंदन, अगर इन लेवल्स पर भी कोई एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहता है तो? बिल्कुल, देखिए इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों से हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला, बट कि रेजिस्टेंस लेवल को वापस अब सपोर्ट बना के होल्ड कर रहा है, तो रोल रिवर्सल काइंड ऑफ सेटअप यहाँ पे बनेंगे। 3 दिन का जो डिक्लाइन हुआ था उसमें इससे लगभग 4485 के हाई बने और अब वापस अपने आप को प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होल्ड कर रहा है। हालांकि इसके हर्डल काफी है इमीडिएट में, क्योंकि मल्टीपल बैरियर ये लगभग 4650 4680 के आसपास फेस कर रहा था, बट एक बार के स्विंग बन सकते हैं। सपोर्ट आपके रहेंगे यहाँ पे लगभग 4485 के आसपास, ऊपर में जो हर्डल है वो 4685 के आसपास रहेंगे। ओके 4680 तक के आप लेवल्स की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन वो हर्डल के तौर पे भी है, तो थोड़ा कॉशियस होकर देखिए लेवल्स को। लेकिन इस बीच क्योंकि आज बैंक्स वापस आए हैं, फाइनेंस काउंटर्स भी वापस आए हैं, तो आपको बजाज ट्विंस में भी एक्शन दिख रहा है। क्या एक बार ट्रेडिंग रेंज के लिए बजाज फाइनेंस में एंटर कर सकते हैं? आप बताएं राहुल। तो बजाज फाइनेंस आप नोटिस करेंगे, मैं 2-3 बार शो पे रेकमेंड कर चुका हूँ और कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है फ्रॉम दैट प्राइस। अभी भी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है तो लॉन्ग कर सकते हैं। इंट्राडे या एक हफ्ते के लिए मत प्ले कीजिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मतलब 1-2 मंथ्स के लिए 7100 तक, जो अभी भी 250-300 पॉइंट ऊपर है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 6650 का स्टॉप लॉस रखिएगा और लॉन्ग साइड पे अभी भी होल्ड कर सकते हैं। मैं याद है कि आपने कई बार इसमें एंट्री पॉइंट बताया। इनफैक्ट हम तो 5600 लेवल से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक को लेना चाहिए, और अब देखिए अजय 6900, 1200 रुपए का जंप आ गया। काफी अच्छा 4-5-6 वीक्स आई थिंक। अरे फिनिश स्टॉक है बाय द वे, एफएनओ स्टॉक है, बताइए एक ही लॉट में काम हो जाता है आपका। देखिए बाजार इस समय रिजॉइस कर रहा है और देश में कई लोग ऐसे हैं जो रिजॉइस के टाइम पे वो कुछ ऐसी कैटेगरीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसी एक कंपनी को लेके आया जाए, क्योंकि उनके शेयर होल्डर्स भी रिजॉइस कर रहे हैं। एक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और प्रमोटर्स का सपोर्ट भी है स्टॉक में, वो चाहते हैं बढ़ा रहे हैं अपना जितना भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अलाउ करती हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, वो है सोम डिस्टिलरीज। वो सोम के बिजनेस में है, सोमरस के बिजनेस में है, और अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बाहर की विदेश की जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, वो भी एसोसिएट होके अपना कारोबार बढ़ाने का मौका देख रही हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह जेके अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं अपने प्यारे से फार्म हाउस में। और अरोड़ा साहब गुड मॉर्निंग। आप हर बार आप यहाँ फार्म हाउस वाला लुक ज्वाइन करते हैं ना हमें, तो हमें बड़ी ईर्ष्या हो जाती है। I was about to say कि हम jealous हो जा रहे हैं। काम भी और मजे भी। खैर अभी आज मजे की बात ये है कि कार्लसबर्ग आपके साथ एक अरेंजमेंट कर रही है। तो ये पहले तो ये बताएं कि ये अरेंजमेंट है क्या, क्योंकि अभी तक हम इस तरह का अरेंजमेंट मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे थे और चीजों में देख रहे थे कि भाई अब जो है बियर जैसी कैटेगरी में भी कार्लसबर्ग आपके साथ जुड़ना चाहती है। बाहर की विदेशी ब्रांड है, उन्होंने आपको चुना, अपने आप में एक बात है, इतनी सारी डिस्टिलरीज हैं देश भर में। पहले इस अरेंजमेंट को समझाएं। देखिए कार्लसबर्ग का एक अपना रेपुटेशन तो है ही है। देखिए वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं कि मोस्ट क्लीनेस्ट जो कंट्रीज हैं इन बिजनेस ऑपरेशंस, वो जो स्वीडन और ये जो है डेनमार्क और ये जो है, दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री एज वेल एज द मोस्ट क्लीन कंट्री एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। जो है दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन एथिक्स एंड बिजनेस। सो जो है उनके साथ थोड़े समय से बात हो रहा था, करीब पिछले 6-8 महीने से, और बहुत खुश हैं हम लोग कि बहुत उनके साथ अच्छा अरेंजमेंट हुआ है हमारा।
उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है कि उनके लिए जो उड़ीसा मार्केट में उनको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। दे आर ऑलरेडी देयर, ऐसा नहीं है कि अभी आया, लेकिन अब जो है उनके ब्रांड्स को भी मिलेगा। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर कि यूबी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यूनाइटेड ब्रूअरीज का मार्केट शेयर बहुत वो है। तो एक तरह का जैसे बाकी जगह हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस मार्केट में भी अब अच्छा करने का एक रूट बन गया है करके। कार्लसबर्ग को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा करके। हमारे लिए फायदा होगा, फायदा सबसे बड़ा जी अपने को कितना फायदा होगा सर अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें इस तरह के अरेंजमेंट से? और दूसरा, आप और भी कुछ ब्रांड से बात कर रहे हैं क्या कार्लसबर्ग के अलावा? हाँ, कार्लसबर्ग के अलावा, क्योंकि देखिए हमारा जो कैपेसिटी जो एक्सपेंशन है वो करीब आएगा इफेक्ट में 1 जून से 30 मई तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। ऑलमोस्ट पूरा हो गया, इट इज फाइनल टचेज में है। तो जैसे ही हमारा ये शुरू हो रहा है अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम पूरा हो गया, वैसे ही हमारा ये प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। तो एकदम से इमीडिएट यूटिलाइजेशन शुरू हो गया प्लांट का। इसमें जो है हमारा अपने ब्रांड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लस जो और हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी होगी तो ये कार्लसबर्ग के साथ हमारा एसोसिएशन जो है उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को वो करेगा, जिससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है अजय कि यू गेट ए जो आपके ओवरहेड्स होते हैं वो एक बड़ा एडवांटेज होता है आपको कि ओवरहेड्स एकदम से कम हो जाते हैं आपके। जब जो है आपको एवरी बॉटल यू मेक उसमें प्रॉफिट तो आता ही है, पर आपके खर्चों का जो परसेंटेज होता है वो काफी नीचे चला जाता है एकदम से। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एकदम से बूस्ट आता है काफी। तो हमारे ऑलरेडी जो है प्लांट बहुत अच्छा कर रहा था, काफी प्रॉफिट में साल आ गया था, और अब इस होने से ये इसकी टाई अप होने से बहुत और अच्छा बेनिफिट आएगा कंपनी को। अरोड़ा जी, ये जो प्लांट उड़ीसा वाला है, इसके अलावा आपके पास एक बेंगलुरु में भी प्लांट है और आपका भोपाल में तो खैर है ही बहुत बड़ा डिवीजन। क्या इन प्लांट में भी कुछ ऐसा स्ट्रेटजिकली करार हो सकता है कि हाँ किसी और कंपनी के साथ, चलिए ठीक है भोपाल वाले को जोड़ देते हैं, किसी और कंपनी के साथ कर्नाटक वाले को जोड़ देते हैं, तो ओवरहेड और खर्चे कम हो जाएंगे? हाँ, ये तो देखिए है ही कि जब एक ऐसी तो आपके इसका एडवांटेज तो आता ही है कि जब कार्लसबर्ग जैसी कंपनी जो कि मोस्ट क्लीन बिजनेस में बिलीव करते हैं, जब उनकी जैसी कंपनी के साथ आपका बिजनेस टाई अप हुआ है तो वो एक रास्ता तो खुल ही जाता है आपको सारे। और जो है हम और एक दो कंपनियों से जो वर्ल्ड की बड़ी रिनाउंड कंपनीज हैं वो उनके साथ भी बात कर रहे हैं करके, वो उन्होंने भी हमको अप्रोच किया है करके, वो भी बातचीत चल रही है। तो होपफुली अगले शायद 1-2 महीने में और आपको कुछ अच्छी न्यूज दें हम अपना जो है अपने भोपाल और कर्नाटका के लिए। अरोड़ा जी, ये बताइए कि थोड़ा मैं आपसे बड़ी पिक्चर लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी समय से आपकी कंपनी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करती चली जा रही है। अगर हम 2 साल का व्यू लें, क्योंकि कई बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 6 मंथ, 1 साल, वो बड़ी पिक्चर कैप्चर नहीं होती है। नेक्स्ट 2 से 3 साल में अपने प्रॉफिट्स और टॉप लाइन कहां पहुंच सकती है इन सारे एलिमेंट्स की वजह से जो आप कदम उठा रहे हैं, एक्सपेंशन करना, अरेंजमेंट्स करना है नए, इन सब से कहां पहुंच सकते हैं हम टॉप लाइन बॉटम लाइन में? देखिए टॉप लाइन हमारा टारगेट है कि अगले 2 सालों में ही हम 2000 करोड़ क्रॉस करें। ये हमारा अभी वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1000 करोड़ एंड वी हैव ए टारगेट ऑफ रीचिंग 2000 करोड़ इन नेक्स्ट 2 years ऑफ टाइम। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो इसमें सारी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है सबसे ज्यादा अप्लाई होता है इसमें करके। देखिए सबसे बड़ी कॉस्ट है बियर बॉटल की कॉस्ट होती है पूरी, उसमें जो है रॉ मटेरियल 35% कॉस्ट सिर्फ बॉटल की होती है। तो आप जैसे ही आपका स्केल बड़ा होता है तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज बियर बॉटल में आता है करके आपको। तो जैसे आपका स्केल बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जब टॉप लाइन आपकी बढ़ेगी तो बॉटम लाइन अपने आप आना ही है उसको फायदा। उसमें कोई बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। देन यू आर बाउंड टू गेट द कंपनी बाउंड टू गेट द बेनिफिट, शेयर होल्डर्स आर बाउंड टू गेट द बेनिफिट। तो जो हम सोचते हैं अगले 2 साल में हम 2000 करोड़ का एक मोटा रखते हैं अपना ये फाइनेंशियल ईयर, और एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद हम सोचते हैं 2000 करोड़ तो आसानी से हो जाना चाहिए।
ऊपर वाले की नजर सीधी होनी चाहिए बस। बिल्कुल मिस्टर अरोड़ा, बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए भी। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑफ कोर्स इस टाइप से, स्ट्रेटेजिक टाइप से आपकी यूटिलाइजेशन और बेटर होंगी। अगर एक बार हम थोड़ा सा, आपने रेवेन्यू गाइडेंस तो दी, हमें थोड़ी सी मार्जिन इंप्रूवमेंट पे भी बताएं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये हायर यूटिलाइजेशन मार्जिन एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट होगी। देखिए सिंपल सी बात है ना, उसमें कोई बहुत आपकी जो एम्प्लॉयज कॉस्ट है, आपकी जो आजकल जो है बड़ी कॉस्ट है, वो आपकी उतनी ही रहती है। जब आपका टॉप लाइन बढ़ता है तो आपका ये जो एडिशनल प्रॉफिट आपका कार्लसबर्ग की टाइप से आया, तो आपका जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो तो वही है। तो सीधा सीधा एडवांटेज तो होता है, जैसे आपका फाइनेंस कॉस्ट है, आपकी एम्प्लॉयज कॉस्ट है, आपका प्लांट का कॉस्ट है, आपका जो गवर्नमेंट की जो फीस होती है, लाइसेंस फीस वगैरह, वो उतनी ही है करके, और आपका आउटपुट बढ़ गया है तो प्रॉफिटेबिलिटी सीधी इस बिजनेस में स्पेशली डायरेक्टली ऐड होती है उसको अपना एकदम से जो है। जब कोई नया शुरू करता है तो उसको काफी टाइम लगता है। जैसे हमको भी उड़ीसा को लगे 3 साल हमको प्रॉफिट में लाने में करके, कर्नाटका को लगे 3 साल हमको प्रॉफिट में लाने में, लेकिन अब जब उसका स्केल बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से शूट होती है उसकी करके, एकदम से बड़ा एडवांटेज दिखता है उसमें। ऑल राइट अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके शेयर होल्डर्स आपको चीयर्स, 3 चीयर्स बोल रहे हैं, और देखिए स्टॉक भी आपका 3.5% में। ये थे सोम डिस्टिलरीज के प्रमोटर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जे.के. अरोड़ा, जो अपने बियर के कारोबार में काफ़ी कदम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्लसबर्ग जैसी कंपनियां जुड़ना चाहती हैं। और आप नंबर्स रिसेंट देख ही चुके हैं, 3.5% ऊपर है स्टॉक, काफ़ी तेज डबल हुआ है लास्ट 1 साल में, इनफैक्ट मोर देन डबल। राहुल, आप सोम डिस्टिलरीज के प्रोडक्ट्स भले ही इस्तेमाल करते हो या ना करते हो, लेकिन चार्ट्स हमारे लिए जरूर पढ़ के बताएं कि यहाँ से भी पैसा बन सकता है। बिल्कुल, आप चार्ट नोटिस करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, एकदम टेक्स्ट बुक अप ट्रेंडिंग चार्ट है। 216 के ऊपर बाय किया जा सकता है, क्योंकि वो जो हाई बना था येस्टरडे, वो हाई सस्टेन नहीं हुआ, जो एक थोड़ा सा वरीसम साइन है। बट ओवरऑल ऑन द शॉर्ट टर्म चार्ट इज लुकिंग गुड। हायर टारगेट्स के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन भी हुआ तो एक डिमांड जोन है अच्छा राउंडिंग बॉटम के साथ, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में स्टॉक पॉजिटिव ही है। डिविस लैब इस बीच थोड़ा सॉफ्ट खुला था, लेकिन उसके बाद अब रिकवरी हुई है, लगभग 1.25% तक की रिकवरी डिविस लैब में हुई है। 3300 के ऊपर आ चुका है ये। डिविस लैब पर क्या व्यू बनेगा इस वक्त राहुल? ये लगभग 3400 के आसपास से गिरते गिरते 3100 के भी नीचे आया, लेकिन अच्छी रिकवरी भी स्टॉक ने प्ले की है। क्या इसमें अभी भी एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, या फिर रिकवरी प्ले हो गया जहां से ये गिरना शुरू हुआ था? I think Divi's Lab एक गुड बेट है, बट शॉर्ट टर्म में आप नोटिस करेंगे इतना लार्ज साइडवेज ट्रेंड में है, और ये साइडवेज ट्रेंड से अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो पाया है। इनफैक्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट करने की कोशिश भी किया था, जब 2 दिन पहले 3436 के आसपास था, सॉरी 2 हफ्ते पहले 3436 के आसपास था। तो इंट्राडे के लिए इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी वेट करना चाहिए जब तक नहीं ब्रेकआउट हो जाए। ब्रेकआउट जोन इसके आई रिमेंबर जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे 3400 के आसपास थे, पर वहां तक आया ही नहीं था, और उसके बाद प्रेशर बनता चला गया। लेकिन अब जो दूसरे बैंक्स आज तेजी में हैं, जिनमें मूव दिख रही है, उनमें इंडसइंड बैंक भी वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक्स में आपको क्या पसंद आएगा किरण, यहाँ से प्लस करने के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से? अगर ओवरऑल बैंक की हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे हमने बताया था सुबह भी कि 44,000 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है, वहां पे आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 2 लाख लॉट प्लस की है, और पुट राइटिंग देखोगे तो 1 लाख लॉट है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव है, लेकिन फिर भी अगर हमें बैंक के साथ जाना हो तो कहीं ना कहीं हम कोटक बैंक को ध्यान में रख सकते हैं। कोटक प्राइवेट बैंक में हमें अच्छा लग रहा है, जिस तरह से उसके डेली चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन है 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो कोटक बैंक हैज टू लीड। दूसरा, अगर पीएसयू बैंक के अंदर हम बात करें तो आप एसबीआई के ऊपर ध्यान रख सकते हो। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने 570 के आसपास देखा था, उसको 2 बार रीटेस्ट कर चुका है एसबीआई। सो एसबीआई जब तक 570 के ऊपर है, आप एसबीआई के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। तो कोटक एंड एसबीआई एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट घूमता है, बैंक निफ्टी 44,000 क्रॉस होती है, तो एसबीआई एंड कोटक वुड बी द लीड। क्या था 8-9% ऊपर था उस समय, और अभी जो है वो ऑलमोस्ट 17% की तरफ जा रहा है।
ये तो है 100 रुपये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है NACL। ये है नागार्जुना एग्रीकेम, रिजल्ट्स में काफ़ी बड़ा टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड से याद आया, इन्फी भी 1300 रुपये के ऊपर आ गया है, काफ़ी दिनों बाद आया है ये 1300 के ऊपर। राहुल, इन्फी को भी इस भाव से भी लेना चाहिए क्या? इन्फी और थोड़े बहुत आप आईटी नेम्स इन जनरल देखेंगे ना, फाइनली आफ्टर इतना बड़ा बेयर मार्केट थोड़ा सा अपमूव या अपसाइंस चार्ट में देखने को नजर आ रहा है। इन्फी बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं, बट एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1270 के आसपास, सॉरी आई बेग योर पार्डन 1260 के आसपास, और इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रा बेट की तरफ होगा, और अभी भी कंप्लीटली ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है एक पॉसिबल लॉन्ग ले सकते हैं। 1308 करंट मार्केट प्राइस है, 1260 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो शेयर और है, जैसे ग्लैंड फार्मा। आपको ध्यान होगा कई दिनों से टूट रहा है, कल हमने इस पर एक लिंक भी किया था कि 38% टूटा सिर्फ 2 दिनों में, और कुछ वजह भी सृष्टि ने आपको बताई थी। आज थोड़ा रिवेंज वाले मूड में है वो, और ग्लैंड फार्मा करीब 8% ऊपर आके भी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट डेज हाई पर भी है। किरण, इस तरह के मूव पे करीब उसने कुछ ज़्यादा तो नहीं 20-30% अपनी गिरावट को ख़त्म किया है। ट्रस्ट कर सकते हैं, नियर बाय का बॉटम बन गया। जिन लोगों को एवरेज करनी है, क्या उनका हौसला बुलंद है, अब वो कर सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर ग्लैंड फार्मा की हम बात करें तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 980 जो है वो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। अभी तक भी हमने देखा है 980 क्रॉस नहीं किया उसने। अगर 980 क्रॉस करता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि इंट्राडे बॉटम बन चुके हैं। अदरवाइज इतने बड़े फॉल के बाद एक दिन के अपमूव से डेफिनेटली हमें जज नहीं करना चाहिए बॉटम बना है कि नहीं बना है। सो इंट्राडे मूवमेंट के लिए 980 हमारा बाइंग जोन रहेगा। जैसे 980 क्रॉस करेगा वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। अगर 980 के ऊपर सस्टेन भी होता है तो 1040 1050 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के लिए मेरे हिसाब से 1-2 दिन हमें वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए वक्त